पढ़ लें, फिर राज्य के बारे में पढ़ें, पंचायती राज पढ़ें, नगर पालिकाओं के बारे में पढ़ें, केंद्र राज्य संबंध पढ़ें, आपात प्रावधान पढ़ें, संशोधन पढ़ें और जितने संवैधानिक आयोग हैं वो आयोग क्या है पढ़ें। मैं इतने टॉपिक लिखा दूंगा तो आप में से कुछ लोग दहशत में आ जाएंगे, तो मैं लिखा नहीं रहा हूं, पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। जो बीपीएससी मतलब पूरा जो संविधान है वो पूरा संविधान क्या है पढ़ना है। लेकिन बीपीएससी ये कहता है कि पूरा संविधान अगर पढ़कर आए तो क्या पढ़कर आए। हम तो पॉलिटिकल सिस्टम से सवाल पूछेंगे, हम तो कास्ट से पूछ लेंगे, हम तो पॉलिटिकल पार्टी से पूछ लेंगे। अब वो ये भी कहेगा कि भारत का संविधान एक हाथ से मूल अधिकार देता है और दूसरे हाथ से ले लेता है, ये भी पढ़ो। और भारत में राजनीतिक दलों के बारे में भी पूछ लेगा। फिर उसका जब दिल और बहलाने का मौका मिलेगा उसको तो कहेगा कि राष्ट्रपति की भूमिका उस बुजुर्ग के समान है। या राष्ट्रपति को बुजुर्ग क्यों आप बना रहे हो, राष्ट्रपति युवा भी हो सकता है। लेकिन अब उन्होंने कहा कि भूमिका वही है, तो क्या राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है या वो वास्तविक प्रमुख है, कितना है, उसकी विवेकाधीन शक्तियां क्या है, इन सबको। तो यहाँ पर जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम में बच्चों आपको राज व्यवस्था के बारे में भी आपको तैयारी क्या करनी है। राज व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था का संक्षेप है, ठीक है। राज व्यवस्था क्या है, राज व्यवस्था किसका संक्षेप है, राजनीतिक व्यवस्था का। और राजनीतिक व्यवस्था में अनेक चीजें आती हैं। जैसे राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ने का मतलब कि संविधान से बाहर निकलकर आप प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पढ़ें, दबाव समूहों के बारे में पढ़ें, आप पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ें, आप इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों के बारे में पढ़ें, तो सहकारी समितियों, तो राजनीतिक व्यवस्था पर भी बीपीएससी क्या है सवाल क्या है पूछ लेता है। दरअसल कुछ उसके सवाल जो है वो गवर्नेंस से भी रिलेटेड होते हैं। ई गवर्नेंस पूछने में भी बीपीएससी को बहुत आनंद आया है। उसने कहा भाई ई गवर्नेंस पूछ लो, तो शासन भी पूछ लेता है, गवर्नेंस भी क्या है बीपीएससी पूछती है। और कई बार जिसको हम सोशल जस्टिस से संबंधित प्रश्न कहते हैं उनको भी पूछ लेता है। इसका मतलब बीपीएससी मेंस में जब आप इंडियन पॉलिटी तैयार करते हैं तो आपको संविधान, पॉलिटी, पॉलिटिकल सिस्टम, गवर्नेंस और सामाजिक न्याय सब तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात यहां पर कि बीपीएससी के मेन मुख्य परीक्षा की तैयारी का अप्रोच क्या होना चाहिए। देखिए, जो 38 मार्क्स के प्रश्न हैं उसमें कभी भी छोटा मोटा विवाद नहीं पूछा जाएगा। एक बहुत आपको गोल्डन बात बता रहा हूं कि बीपीएससी जो है वो 250 शब्द में कभी भी किसी छोटे इशू को नहीं पूछेगी। इसलिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप जितने भी बड़े इश्यूज हैं इंडियन पॉलिटी के उनको तैयार कर लें। जैसे जुडिशियल रिव्यू बहुत बड़ा मसला है, उसको तैयार कर लें। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संबंध बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर आप देख रहे हो कितना विवाद हुआ, बहुत बड़ा मसला वो भी है। इसका मतलब कि बीपीएससी जो है जितने भी बड़े मुद्दे हैं उन बड़े मुद्दों पर बीपीएससी के द्वारा क्या है प्रश्न क्या है पूछा जाता है। आपको पहचानना आना चाहिए कि इंडियन पॉलिटी के लार्जर इश्यूज क्या हैं। जैसे कि बड़े मुद्दों में एक मुद्दा क्या है, इंडिया के सिस्टम पर सवाल पूछ लेंगे। इंडिया का जो सिस्टम है वो एकात्मक है कि संघात्मक है, तो आप जानते हैं कि वो संघात्मक है, तो संघात्मक पर फेडरल पर सवाल पूछेंगे, जो फेडरल है उस पर सवाल पूछेंगे। फिर इसके साथ ही संसदीय पर भी सवाल पूछेंगे, ठीक है। संसदीय प्रणाली पर भी पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उस पार्लियामेंट्री सिस्टम पर सवाल पूछ लेंगे। और सिस्टम से बीपीएससी का मन भरता नहीं, इसलिए वो कहते हैं कि तुम समझ सको तो समझ लो, हम पार्टी सिस्टम पर भी पूछ लेंगे, तुम तैयार होकर आना चाहो तो आओ, हम राजनीतिक दल प्रणाली पर भी पूछेंगे। और पूछा भी उन्होंने है। इसका मतलब क्या है कि आपको दल प्रणाली भी तैयार करनी है। अच्छा, जब आप दल प्रणाली तैयार करोगे तो आप रिस्क क्यों लोगे, आप चुनाव प्रणाली भी तैयार कर लोगे। तो चुनाव पर तो आईएएस में भी सवाल हमेशा आता है, तो बीपीएससी भी पूछेगी। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगले बीपीएससी का सवाल फिक्स है, कैमरे के सामने बोल रहा हूं, रिकॉर्डेड। इन चारों में से एक सवाल मिलेगा। और जो पिछला करवाया था लास्ट एक हफ्ते पहले जितने क्वेश्चन करवाए थे सारे क्वेश्चन क्या है पेपर में थे। और नहीं तो पूछ लेना, राहुल जी से पूछना, सभी क्वेश्चन डंके के चोट पे क्या करवाया था कि आ रहा है, आएगा और आ गया। फिर मैंने फोन करके पूछा भी, जब मैं जयपुर में था क्लास ले रहा था कुछ दिनों के लिए, क्या हुआ था, तो जब पेपर आया बीपीएससी का तो रिपोर्ट नहीं मिल पा रही थी कि क्या हुआ। तो ये हुआ कि भाई जो क्वेश्चन करवाए गए थे क्वेश्चन क्या। देखो एक और बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि रामचरितमानस में क्या पूछा जाएगा। राम और सीता पूछे जाएंगे। ये नहीं कि आप तैयारी करना शुरू कर दो और आप कहो कि मैं सुग्रीव पर फुल क्वेश्चन तैयार करूंगा, आप बेवकूफी कर रहे हो, सुग्रीव पर फुल क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए बहुत से बच्चे अपनी एनर्जी क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं। फिर उनको जब कहा जाता है कि बेटा एनसीईआरटी पढ़ लो, सर एनसीईआरटी सर क्लास 11 की है। बेटा कक्षा 11 की जो एनसीईआरटी है ना उससे थोक भाव में मुख्य परीक्षा के सवाल आते हैं, किराना वाले भाव में नहीं, थोक भाव में आते हैं। भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार मुख्य परीक्षा के लिए रामबाण औषधि है। कभी भी ये मिसाइल फेल नहीं करेगी, आईसीबीएम है पूरा, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, एकदम सटीक निशाने पर लगेगी। आपको पढ़ना नहीं आता, ज्यादातर लोगों को वो सोचते हैं कि मोटी किताबें जो होंगी वही बीपीएससी के क्वेश्चन क्या करवा लेंगे, और एक फॉर्च्यूनर माफी किताब ले लेते हैं जिसका नाम है एम लक्ष्मीकांत सर की किताब। अब उसकी भूल भुलैया में क्या होते हैं वो भूल जाते हैं। पता लगा मेन जो मुद्दा है वो तैयारी नहीं हो रहा है। इतना बड़ी पोथी है वो कि उस पोथी में बड़े बड़े बच्चे क्या हो जाते हैं, खो जाते हैं। इसलिए पहला है तरीका, कंट्रोल एनसीईआरटी कमांड। देखो मारुति कार हो 800 सीसी, उससे भी दिल्ली पहुंच सकते हो, बस उस पर कंट्रोल हो, कंट्रोल होना। और फॉर्च्यूनर हो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो बीच में लड़ा दोगे। पक्का यही बच्चे कर रहे हैं, सर लक्ष्मीकांत पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। इतने फैक्ट हैं कि कंट्रोल करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। आत्मा भटकने लगती है, पॉलिटी से विश्वास खत्म हो जाता है कि ऐसा कठिन सब्जेक्ट है कि पल्ले ही नहीं पड़ता है। कुछ लोग इस पीड़ा से गुजर चुके होंगे, इस पीड़ा से मत गुजरो, जो बता रहा हूं वो करो। कौन सी दो किताबें लेनी है, कक्षा 11 की एनसीईआरटी ले लो। कौन सी, भारतीय संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, ठीक है, एक एनसीईआरटी लो। और एक एनसीईआरटी है राजनीतिक सिद्धांत की, इसके 2-3 चैप्टर हैं,
जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। इसे तो आईएएस में सवाल पूछेगा, सेकुलरिज्म वाला सवाल, इंडियन सेकुलरिज्म और यूरोपियन सेकुलरिज्म के बीच में क्या डिफरेंस है, इसी एनसीईआरटी में क्या दिया गया है। ठीक है, पहला काम तो ये करना है। अब यहां पर इसके साथ ही ये जो चारों जो सिस्टम है, इन चारों चुनाव प्रणाली, इन पर पूरी तैयारी रखिए। किसी भी साल बीपीएससी मेंस आप लिखेंगे, मेरी बात को ध्यान में रखना। अब आयोग तक कोई लेकर ले जाकर वीडियो दे दे और उसके बाद फिर वो पेपर बदल दे तो अलग बात है। ठीक है, ऐसा भी हो जाता है, लेकिन इन चारों से सवाल एक जरूर मिलेगा। ठीक है, पिछले बार भी मैंने कहा था कि देखो ये क्वेश्चन आने जा रहा है, बच्चों ने कहा कि नहीं सर। मैंने कहा लिखो बात को, बात समझो। इंडिया का सिस्टम क्या है? इंडिया संसदीय संघात्मक प्रणाली है। और भारत के बारे में जानने का मतलब क्या है? भारत के बारे में जानने का मतलब है भारत में गवर्नमेंट कैसे चलती है, इसको जानना। ठीक है, इसलिए एक तो वो सिस्टम से जरूर पूछेंगे, इस बात को ध्यान में रखो। दूसरा जो है स्टेट का एग्जाम है, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव गवर्नर सीएम, इनसे एक सवाल जरूर रहेगा। भाई जो पीसीएस का, जो भी प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज है, तो लॉजिक क्या बनता है? राज्य से एक प्रश्न जरूर होगा। ठीक है, वो चाहे क्षेत्रीय राजनीतिक दल और फिर बिहार जोड़ देंगे कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल पर बात की और फिर बिहार के संदर्भ में क्या है बताओ। आगे सवाल राज्य तो आ ही गया ना। अब इसी तरह से राज्यपाल प्रश्न पूछेंगे, सवाल विवादास्पद हो जाएगा कि राज्यपाल कठपुतली है। उसके बाद तो जो बवाल कटेगा कि सवाल वापस लेना पड़ेगा। अब कठपुतली अच्छा सवाल ऐसा कोई गलत नहीं था, लेकिन कब भारत में कौन सा विवाद बड़ा हो जाए, इसको ईश्वर भी नहीं जानता है। कि कुमार विश्वास ने जो कहा उस पर कब बड़ा विवाद बन जाए, इसको खुद नहीं जानते थे। जावेद अख्तर साहब गए थे पाकिस्तान, वहां उन्होंने धीरे से कहा कि हिंदुस्तानियों से अगर प्यार करते हो तो हमारे शहर मुंबई पर तुम्हारे देश के कुछ लड़के गए थे, उन्होंने क्या है अटैक किया और आज यहां घूम रहे हैं खुला। तो अब वो कह रहे हैं कि साहब वो बात जब उस समय कही तो ताली पीटा लोगों ने कि वाह क्या बात कही है। अब लानत मलानत कर रहे हैं। आज मैंने स्टेटमेंट पढ़ा कि वो कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे वर्स्ट काम था पाकिस्तान बनना। इसका मतलब कि अगर कोई राजनीतिक विवाद हो गया तो उसकी परछाई पेपर में आएगी जरूर। ये बता रहा हूं, जैसे अगर सीएजी को लेकर विवाद हो गया, कुछ गवर्नर को लेकर हो गया, अभी एक जज साहब थे उनको गवर्नर बना दिया, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को लेकर क्वेश्चंस उठ गए कि हो सकता है कि आप में से कोई या कोई ऐसा हो जो जज बने, और उसने लास्ट में 4-5 डिसीजंस ऐसे दे दिए जो सरकार के पक्ष में कि आगे जो है रिटायरमेंट के बाद जो है आनंद का जीवन कटे। तो ये जो चीज है ये भी तो इसका मतलब एक तो दूसरा क्या क्लू मैंने दिया, राज्य के बारे में, सिस्टम के बारे में तैयार करना है, और स्टेट के बारे में क्या है तैयार करना है। और इसके साथ ही जो राजनीतिक रूप से ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर सवाल पूछा जाएगा। राजनीतिक ज्वलंत जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर क्या सवाल क्या है पूछा जाएगा। ठीक है, तो इन पर ही ज्यादा बात करेंगे, इन पर जो क्वेश्चन है उनको क्या है ज्यादा क्या है डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही बीपीएससी ही नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में जुडिशरी को लेकर एक सवाल होता ही होता है। जुडिशियल रिव्यू पूछ लें, जुडिशियल एक्टिविज्म पूछ लें, जुडिशियल इंडिपेंडेंस पूछ लें, जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेकर चीजें पूछ लें। इसलिए न्यायालय को और खास तौर पर जो न्यायिक समीक्षा है उसको विशेष तौर पर क्या तैयार करना है। ठीक है, तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जिनको क्या ध्यान में रखना है, इस पर हम लोग बात करें। देखिए मैं इस बार की विजिट में जो एक है, हालांकि कहना नहीं चाहिए लेकिन कह रहा हूं कि जो सब पढ़ाते हैं वो तो पढ़ाऊंगा ही, जो बहुत कम लोग पढ़ाते हैं वो पहले पढ़ाऊंगा। जैसे रोल ऑफ द कास्ट इन पॉलिटिक्स, रोल ऑफ द जेंडर इन पॉलिटिक्स, इस पर भी सवाल आते हैं। ठीक है, हमेशा बीपीएससी का एक जैसे राजनीति में जाति की भूमिका, राजनीति में वर्ग की भूमिका, राजनीति में महिलाओं की भूमिका बढ़ी है घटी है, ये सब सवाल भी पूछे जाते हैं। तो एक दो कॉन्स्टिट्यूशन के भी इश्यूज डिस्कस करेंगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का एक मोमेंटम आपका सेट हो पढ़ने का कि कैसे पढ़ना है क्या करना है, और एक दो पॉलिटिकल जो बॉइलिंग इश्यूज हैं उनको कैसे टैकल करना है, कैसे एनसीईआरटी के कंटेंट को आपको यूज करना आना चाहिए, कैसे एनसीईआरटी की 10 लाइन बीपीएससी के पॉलिटी के आंसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। देखो ये है जो एग्जाम है, इसमें ज्यादा पढ़ के निकाला तो क्या निकाला, तारीफ तो यही है कि कम पढ़ के निकाला, और बिना पढ़ के निकाला तो क्या निकाला। तो जो आज पढ़ा, आज जो पढ़ा, अब ये तो आप ऐसे पढ़ रहे हो कि पढ़ लेता हूं, लेकिन आज आपने पढ़ा, खूब मन से पढ़ा, पढ़ के रख दिया। आपके भीतर कोई स्वार्थ नहीं था, आपने पढ़ने के लिए पढ़ा, ये नहीं था कि आने वाले एग्जाम में आ गया, लेकिन आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाकर पढ़ा। पढ़ाई ऐसे ही होती है, पढ़ाई प्रेशर में नहीं होती, पढ़ाई जो है पीठ पर झोला लाद कर भार बनाकर नहीं होती, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आना चाहिए। अगर इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा तो आप अपने से उसको अपडेट नहीं कर पाएंगे, नई चीजें जो आएंगी उनको क्या है जोड़ नहीं पाएंगे। तो ये है तरीका।
अब इसमें मैं आ रहा हूं, पहला एक बेसिक टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन का ले रहा हूं, और वो है फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जहां भी कोई प्रश्न होगा, हल्के भी प्रश्न उठना नहीं चाहिए, प्रश्न तो आगे उठेंगे, लेकिन यहां पर पहला जो टॉपिक है वो ले रहा हूं, और ये है भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं, इसको इंग्लिश में कहेंगे फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता मैं ये बताऊंगा कि भारत के संविधान को आपको कानूनी दस्तावेज ही नहीं समझना है। भारत का संविधान जो है, भारतीय संविधान जो है, यह एक सामाजिक दस्तावेज है। भारतीय संविधान एक सामाजिक क्या है, दस्तावेज है, एक सोशल डॉक्यूमेंट है। तो भारतीय संविधान एक सामाजिक दस्तावेज के रूप में। और यह बात किसने कही? यह बात कही ग्रैनविल ऑस्टिन ने। ग्रैनविल ऑस्टिन ने यह बात कही। दूसरी बात यहां पर यह है कि यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है ये क्या है? लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। तीसरी बात है, अब कुछ नई बातें भी बताऊंगा, और किताबें पुरानी हो गई हैं। इवन यम लक्ष्मीकांत को भी कई बार उसके बियॉन्ड जाकर बात करूंगा, इसलिए इस क्लास को यम लक्ष्मीकांत से तौलने की कोशिश मत करना, क्योंकि इधर भी जितना ज्यादा बाजारीकरण हुआ है कि कई बार बच्चों के मन में यह डाला जाता है कि कोई एक किताब से ही आपको सफलता मिल सकती है। देखो, किसी भी स्टेट कमीशन का एग्जाम और यूपीएससी का एग्जाम जरूरी नहीं कि एक किताब से हल हो, क्योंकि अगर एक किताब से सवाल आएगा तो उस पर फिर भी ये आरोप लगेगा कि कमीशन ने क्या सवाल बनाया। तो एक डिबेट है भारत के संविधान को लेकर कि भारत का संविधान विदेशी संविधानों से इसमें बहुत सारी चीजें ली गई। ठीक है, इसलिए ये नकल है, इसमें मौलिकता की क्या है? कमी है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं साहब, इसमें विदेशी नहीं देसी चीजें भी हैं, जैसे पंचायती राज। लेकिन 2014 में अलेक्जेंडर सोमैक की एक बुक आई, उस बुक का नाम था कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सर्वदेशीय। उन्होंने जो बातें कही उसके आधार पर भारत के संविधान के दो सबसे बड़े कॉन्टेम्पोररी इंटरप्रिटेशन करने वाले माधव खोसला और प्रताप भानु मेहता, ये भारत के संविधान में इनका इस समय दर्जा वही है जो किसी जमाने में डीडी बसु साहब का था। ठीक है, जैसे डीडी बसु की किताब भारत के संविधान पर बहुत फेमस थी, है अभी भी। डीडी बसु साहब जज थे, उन्होंने पूरा भारत के संविधान पर किताब लिखी। तो जैसे उनको अथॉरिटी माना जाता है, वैसे माधव खोसला को, और जेएनयू के टीचर है प्रताप भानु मेहता। ठीक है, इसको राजनीतिक दल के समर्थन विरोध से नहीं देखना है कि मोदी जी के विरोधी है कि मोदी जी के समर्थक है। ठीक है, तो उन लोगों ने कहा कि भारत का संविधान न तो विदेशी है न देशी है, सर्वदेशी है। इसलिए यहां पर तीसरा जो है कि सर्वदेशीय संविधान। ठीक है, सर्वदेशीय संविधान जो है ये कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। चौथी बात यहां पर बच्चों ये है जो इसके कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश में सरकार की प्रणाली क्या है। सरकार शब्द आप में से कुछ लोग नहीं समझते होंगे, तो मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूं कि जैसे मैं सरकार सरकार बार बार यूज करूंगा। सरकार क्या होती है? गवर्नमेंट क्या होती है? आपके घर में किसकी गवर्नमेंट चलती है, मम्मी की पापा की? अब दोनों वाला मत जवाब देना, मैं सब जानता हूं। किसी के घर में मम्मी की गवर्नमेंट चलती है, किसी के घर में पापा की। अब बहुत डेमोक्रेटिक जब होते हैं दोनों चला लेते हैं। गठबंधन की सरकार, गठबंधन तो टूट जाते हैं, बाद में शादियां नहीं टूटती। ठीक है, गवर्नमेंट का मतलब जो गवर्न करे, जो कंट्रोल करे। और देखो, घर के भीतर तो होम मिनिस्टर जो होती है वो मम्मी, या अगर दूसरे रिश्ते में कहें तो पत्नियां होती। गवर्न तो ही करती है। गवर्न करने का मतलब यह है कि टीवी कब देखेंगे लोग, लाइट 10 बजे घुस जाएगी, खाना क्या बनेगा, कौन कौन गवर्न करता है इसको? प्रचलित उदाहरण दे रहा हूं जिससे आप समझ पाओ। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो अरबी फारसी वाली चीज है या रॉकेट साइंस है। गवर्नमेंट मींस हु गवर्न, कौन गवर्न करता है। राजतंत्र जब होता था तो कौन गवर्न करता था? राजा। फिर आया कि भाई ये सिस्टम ठीक नहीं है, कुलीनों को क्या है, कुछ लोगों को शासन दे दिया जाए, एरिस्टोक्रेसी आ गई। एक मोनार्की थी, मोनार्की रूल बाय वन, राजतंत्र। बाहुबली मूवी देखा होगा, महिष्मती साम्राज्य की रानी कौन है भाई? रानी शिवागामी। और कहती है कि संविधान है, न जाने कौन सा संविधान है, सब अपने मन से चला रही, कौन सा संविधान है? आपको बाहुबली में लगा कोई संविधान? जैसे अगर पूछा जाए बीपीएससी का अगला सवाल, बीपीएससी पार्ट 2, और उसमें पूछा जाए कि बाहुबली फिल्म को देखने के आधार पर बताइए कि माहिष्मती जो था वो राजतंत्र था या लोकतंत्र था? राजतंत्र। क्लियर है। रूल बाय वन इस मोनार्की, रूल बाय अशोका, रूल बाय अकबर मोनार्की। और राजा जो है वही सरकार भी था। राजा राज्य का प्रमुख भी था और वही सरकार का भी प्रमुख था। जैसे अकबर, अकबर मुगल साम्राज्य का हेड भी था, और अकबर जो मुगल साम्राज्य में जो गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट का भी हेड था। राजतंत्र में देखो सब एक ही होता है। ठीक है, इसे इसको आप ऐसे समझो, शासन में और राज में, राज करने और शासन करने में अंतर होता है कि नहीं होता है? जैसे हम लोगों के यहाँ, हिंदुओं के यहाँ जब शादी होती है भारत में, तो बेटियों को क्या आशीर्वाद दिया जाता है? जाओ बेटी राज करो। कभी भी आपने सुना कि जाओ बेटी शासन करो, सास को पीटो, ननद को उठा लो, इधर से उधर कर दो, ऐसा कभी नहीं कहा जाता। क्या अंतर होता है बताइए? राज करो और शासन करो। महात्मा गांधी ने कहा कि मैं स्वशासन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्वशासन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्वराज की बात कर रहा हूं, हिंद स्वराज। स्वराज, राज भीतर से कंट्रोल करना। जाओ बेटी राज करो, उनके हृदय पर कंट्रोल करो। आशीर्वाद कभी गलत नहीं दिया जाता कि जाकर वहां बद्दुआ लें। तो राजा, सबसे अच्छा राजतंत्र कब होता है? जब राजा अपने प्रजा के दिलों में रहता है।
फिर नियम की जरूरत नहीं होती, फिर कानून की जरूरत नहीं थी। भाई राजतंत्र इतने दिन तक चला तो उसका भी कुछ तो अच्छा पक्ष रहा होगा ना। अभी नेपाल में क्या है, नेपाल में एक राजनीतिक दल है जो फिर से राजतंत्र की मांग कर रहा है। नेपाल हमारा पड़ोसी है, छोटा भाई भी है, आजकल चीन से उसकी दोस्ती हो गई है, तो जब तक भारत को आंख भी दिखाता है, देखा बगल में बाहुबली खड़ा है मेरे, देख लो इंडिया वालों, ये है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कह रही है कि राजतंत्र को वापस लाओ, ये नाटक बंद करो। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी सहते सहते, अरे कब से वहां संविधान लागू हुआ है? 2014 के बाद ही तो लागू, 2016 में। और 7 साल में कितनी सरकारें आ गई, कितने प्रधानमंत्री बना रहे हो भाई? भारत वाली बीमारी आपको भी लग गई है 1989 वाला। तो इसलिए सरकार जो होती है वो क्या होती है समझिए। सरकार क्या होती है? सरकार जो है, जो नियंत्रण करे, जिसको आदेश देने की शक्ति हो, जो कमांड करे, कंट्रोल करे, प्लानिंग करे, ऑर्गेनाइजिंग करे। गवर्नमेंट में कितने फंक्शन आते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, कमांड, कंट्रोल। ठीक है, ये फंक्शंस क्या आते हैं? तो सरकार क्या है? सरकार जो है क्या है भाई? तो इसको क्या है, सत्ता और नियंत्रण की व्यवस्था को सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्ता और नियंत्रण की, सत्ता मतलब पावर की व्यवस्था को क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक बताकर विशेषता पढ़ा रहा हूं। ठीक है, सरकार कहते हैं। ये क्या है? एक व्यवस्था है, अरेंजमेंट है, सिस्टम है ये। सरकार जो है वो आज के समय में एक व्यक्ति नहीं है। सरकार क्या है? एक व्यवस्था है। सरकार और राज्य में क्या अंतर होता है? राज्य से क्या अंतर होता है? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट? राज्य से क्या अंतर होता है? इसमें मकान मालिक कौन और किराएदार कौन है? राज्य मकान मालिक है। बिमल जालान ने कहा कि बीपीएससी के बच्चों सुन लो, समझ लो, राज्य मकान मालिक है, ज्यादा समय तक बना रहेगा। अगर तुर्की की तरह का भूकंप नहीं आया तो भाई मकान जब तक है तब तक मकान मालिक है। तो राज्य क्या है? स्थायी है। और सरकार क्या है? आती और जाती रहेगी। और राज्य के बच्चों क्या है? राज्य के 4 अंग होते हैं। राज्य बनता है भूभाग से। इस भूभाग पर अगर केवल मछली हो, कुत्ते हो, बिल्ली हो, इंसान ना हो तो राज्य बनेगा? नहीं बनेगा। इस भूभाग पर जनसंख्या होनी चाहिए। जहां इंसान होंगे, जैसे आप देखिए मेले में आप जाइए, भीड़ है, कोई बाएं भाग रहा है, कोई दाएं भाग रहा है, संभालना मुश्किल। पटना में जब ट्रैफिक जाम लगता होगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन लगता जरूर होगा। ठीक है, जो शहर की हालत है। ठीक है, तो लगता तो जाम दिल्ली में भी बहुत ही तोड़ने वाला जाम होता है। ठीक है, अब जाम लगता है तो ट्रैफिक पुलिस की जरूरत होती है, क्योंकि लोग मानते नहीं। कोई इधर से बाइक घुसा रहा है, कोई उधर से घुसा रहा है, कोई बीच से क्या है कूद रहा है, जंप कर रहा है। इस भीड़ को, जनसंख्या को आपको नियंत्रित और आदेशित करने के लिए क्या चाहिए? सरकार चाहिए। और अगर सरकार में अगर मान लीजिए शोले टाइप की कहानी हो जाए, एक तरफ ठाकुर और दूसरी तरफ गब्बर, दोनों का पावर लगभग बराबर लग रहा है। शोले का इपिक क्या है? शोले का इपिक ये है कि ठाकुर और गब्बर में बराबरी की लड़ाई चल रही है। अगर ऐसा सरकार में हो जाए, जितनी सरकार मजबूत है उतनी माफिया भी मजबूत हो जाए। पूर्वोत्तर में कई ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप हैं जो सरकार को, अब पाकिस्तान से पूछो कि पाकिस्तानियों तहरीके तालिबान के बारे में क्या ख्याल है, तो कहेंगे मत पूछना, बस ये सवाल पूछो मत। बेटा कुछ साल पहले तुम बोल रहे थे कि अफगानिस्तान तालिबान बहुत अच्छा है, ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान बुरा है। तुम्हारी मस्जिद में घुसकर नमाज पढ़ते हुए लोगों को मार रहा है, तुम्हारे पुलिस के हेडक्वार्टर में घुसकर लोगों को मार रहा है। सरकार सर्वोच्च है यहाँ? फेल्ड स्टेट है। इसलिए सरकार तभी सरकार होती है जब सर्वोच्च हो, उसको चैलेंज देने वाला कोई ना हो। इसलिए पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट सबक है कि जैसे भगवान की कोई परिकल्पना सर्वशक्तिमान के बिना नहीं हो सकती, वैसे ही राज्य की कोई भी परिकल्पना सॉवरेनिटी के बिना नहीं हो सकती। राज्य का सर्वोच्च होना, ताकत में सर्वोच्च शक्ति होना जरूरी है। और इस राज्य की ताकत को यूज कौन करता है? इसलिए हमें राज्य बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? भारत का एक मैप बनाना पड़ता है, फिर बीच में भारत माता को बनाना पड़ता है, तो बच्चे समझ पाते हैं कि ये हमारा भारत राज्य है। कई बार मैप को भी क्या हमें क्या बताना पड़ता है कि ये है इंडिया। इस राज्य को, इसके पावर को कौन यूज करेगा? सरकार। इसलिए राज्य की ये अवधारणा है। राज्य एक व्यापक अवधारणा है, सरकार उसका क्या है? अंग है। ठीक है, राज्य की प्रमुख द्रौपदी मुर्मू जी हैं, सरकार के प्रमुख नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। हेड ऑफ द स्टेट कौन है? राष्ट्रपति। हु इज द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या है? राज्य के प्रमुख है। एंड हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट? पीएम। पीएम क्या हेड ऑफ द गवर्नमेंट? तो ये हुआ राज्य से अंतर, समझ में आ गया। फिर यहीं पर बता देता हूं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। राज्य क्या है? आईएएस में सवाल आया। राज्य समुदाय है, संघ है, लोगों का समूह है, क्या है? राज्य एक राजनीतिक संघ है। राज्य राष्ट्र नहीं है। राज्य क्या है? राष्ट्र नहीं है। बीदारा मूवी देखिए, गाना तो सुना होगा, जैसा देश है तेरा वैसा देश है मेरा। ये जो देश है, समझ जाओ, पॉलिटी का मर्म समझा रहा हूं। इसके बाद पॉलिटी जो है नसों में दौड़ने लगेगी, और दौड़ना जरूरी है उसका। ये क्या है? जैसे हम लोग 3 शब्द यूज करते हैं। एक शब्द यूज करते हैं राज्य, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेट। दूसरा शब्द देश, कंट्री। तीसरा राष्ट्र, नेशन। 3 शब्द हम यूज करते हैं। ये दोनों शब्द सिनोनिम नहीं है। मतलब वी कांट रिप्लेस स्टेट विद कंट्री, और वाइस वर्सा भी वैसा है। हम देश की जगह राज्य नहीं प्रयोग करते। जैसे किसी गाने में है कि जैसा देश है तेरा वैसा देश है मेरा, आपने कहा कि देश उसमें नहीं मानता, मैं राज्य रखूंगा यहाँ। अब बीर जारा में शाहरुख खान और प्रीति जिंटा दोनों गा रहे हैं कि जैसा राज्य है तेरा वैसा राज्य है मेरा, अनर्थ हो जाएगा। भारतीय राज्य और पाकिस्तानी राज्य में जमीन आसमान का अंतर है। वी आर सेकुलर स्टेट, दे आर रिलीजियस स्टेट, दे आर थियोक्रेसी, वी आर नॉट थियोक्रेसी, वी आर सेकुलर स्टेट। हम धर्मनिरपेक्ष हैं, वो इस्लामिक हैं, उन्हीं के आधार पर वो बने थे। और भी कई मामलों में क्या है, वो डिफरेंट है। ठीक है, राज्य शब्द राजनीतिक है, ये राजनीतिक संघ को कहते हैं। और देश शब्द महादेश, प्रदेश, भौगोलिक है ये। तो शाहरुख और प्रीति जिंटा ने जब गाना गाया कि जैसा देश है तेरा वैसा देश है मेरा, जैसा तेरा पंजाब है वैसा मेरा पंजाब है, तेरे पंजाब की बोली भाषा
और मेरे पंजाब की बोली भाषा एक है। तेरे यहाँ जो जलवायु है, जो मौसम है, वो मेरे यहाँ भी है। ज्योग्राफिकल फीचर्स में भी इलाके एक समान हो सकते हैं। जैसे ये जितना गंगेटिक प्लेन है, आप देखेंगे पटना पाटलिपुत्र नहीं, बल्कि क्या है, बंगाल की खाड़ी से लेकर ये तक, इसमें आप कुछ गहरी समानता देखेंगे कल्चर में। जब ज्योग्राफी में समानता होती है ना, तो कल्चर में भी समानता आ जाती है। ठीक है, छठ पूजा जो है मनाने के लिए जरूरी है कि पानी क्या है, प्रचुर हो। राजस्थान में छठ पूजा नहीं बन सकती थी, सूर्य वहां भी है। बात समझो क्यों? क्योंकि प्रकृति का एक हिस्सा है, दूसरा नहीं है। और छठ पूजा बनती कैसे है? पानी में खड़े होकर। वहां पानी के लिए तरस रहे हैं, परिंदे भी पानी गर्मी में नहीं पा रहे हैं। इसलिए क्या है, ये एक बहुत बड़ा क्या है, रिलेशन है। तो देश क्या है, ये भौगोलिक अवधारणा है। और राष्ट्र क्या है, जब मैं से हम की बात हो जाए। जैसे आप देखेंगे कुछ ऐसे इलाके हैं हिंदी के क्षेत्र के, जहां लोग मैं में बात नहीं करते। हम गए थे यार, हम वी द पीपुल ऑफ इंडिया, आई द पर्सन ऑफ इंडिया नहीं, आई पटना जंक्शन की भीड़ नहीं। लोग, पीपुल जो आइडिया ऑफ इंडिया को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। हम लोग हैं और हम भारत के हैं, तो भारत के विचार को हम शेयर करते हैं। इसलिए हम स्टेशन पर इकट्ठा हुई भीड़ नहीं, वी आर नॉट मॉब, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया एंड वी आर शेयरिंग द आइडिया ऑफ इंडिया। हम भारत के विचार को क्या कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। इसलिए भारत की बेटियां जब क्रिकेट में जीतती हैं तो प्राइड हमें भी महसूस होता है। ऐसा नहीं कि मेरे घर पर क्या उसका पुरस्कार आने वाला है, ऐसा तो नहीं है। या इसरो किसी भी प्रोग्राम को जब सफल बनाता है तो प्राइड हमें भी होता है। या हम जब ये पढ़ते हैं कि हम इतने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार कह दिया गया था, तो प्राइड हमें भी महसूस होता है। क्या इससे हमारे घर पर कुछ इजाफा हो जाएगा? नहीं। आइडिया ऑफ इंडिया। इसलिए क्रिकेट के बाद आप देखिए हारने जीतने के बाद मारपीट हो जाती है कि भारत का विरोध जीने नहीं देंगे हम। आइडिया ऑफ इंडिया, आइडिया, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया एंड वी आर द सोर्स, वी आर द अथॉरिटी ऑफ दिस कंट्री। हम इसके अपराधिकार हैं, हम स्रोत हैं, मालिक हम हैं। सांसद, विधायक, मंत्री ये सेवक हैं। उल्टा हो गया है, लेकिन मालिक बेचारा क्या सेवक हो गया है और सेवक क्या हो गया है, मालिक हो गया है। ये एक कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए राज्य, देश और राष्ट्र, राष्ट्र जो है एक होने की भावना है, ये समुदाय है, ये कम्युनिटी है। एक होने की भावना कि भारत मां के क्या है, ये भारत माता से जोड़ लीजिए तो ये थोड़ा हिंदू कॉन्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसे विचार की बात करें जिसके साथ सभी बच जाए, तो क्या है, एक होने की भावना केवल धर्म पर आधारित क्या है, नहीं रहेगी। तो ये यहां पर आपको ध्यान में रखना है। अब यहीं पर बच्चों थोड़ा सरकार वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए सरकार के 3 अंग हैं, वो समझा आपने? सरकार के 3 अंग होते हैं और ये सभी आप जानते होंगे। विधायिका है जो कानून बनाती है, कार्यपालिका है जो कानून को अमल में लाती है, और न्यायपालिका है। ये 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हैं, ये 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हैं। ये जो विधायिका है हमारे यहाँ केंद्र में इसको संसद कहते हैं और राज्यों में इसे विधानमंडल कहते हैं। विधानमंडल भारत में 2 प्रकार के हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनते हैं, और कुछ राज्यों में केवल राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बनते हैं। तो ये हमारी विधायिका हो गई। हमारे यहाँ कार्यपालिका मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद है, और हमारे यहाँ न्यायपालिका में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय है। ये है सरकार। आप इसमें से कहां जाना चाह रहे हैं? इसमें कार्यपालिका। बीपीएससी के थ्रू आप इसमें पहुंच जाएंगे कार्यपालिका में। और कहीं अरविंद केजरीवाल जी वाला ज्ञान आ गया आपको, तो पहले सिलेक्शन और फिर इलेक्शन। कार्यपालिका से, प्रशासनिक कार्यपालिका से अरविंद केजरीवाल जी को ज्ञान हुआ कि प्रशासनिक कार्यपालिका में मजा नहीं है, राजनीतिक कार्यपालिका में पहुंचो, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद एलजी से पंगा लेने में मजा आएगा। तो पंगा एकदम चालू है दिल्ली में। कल ऑर्डर आया है कि अधिकारी उपराज्यपाल के आदेश का पालन नहीं करेंगे। अब यह विवाद जो है बहुत गहराता जा रहा है। दिल्ली में राज्यपाल, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री को के बीच में क्या विवाद है? पावर को लेकर। ऑर्डर कौन देगा? मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, लेकिन बातें भी खूब हो रही हैं। अरविंद केजरीवाल को एक दिन गुस्सा आया, उन्होंने विधानसभा में कहा कौन उपराज्यपाल, हु इज एलजी? इतना होमवर्क तो मेरे टीचर ने भी कभी चेक नहीं किया था जितना एलजी चेक कर रहे हैं। ये राजनीतिक विवाद ही दरअसल पूछे जाएंगे कि दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में संवैधानिक विवाद क्या था, और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के आलोक में उसे स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न क्या होगा? भारत में संघात्मक शासन प्रणाली के नवीनतम विवादों को स्पष्ट कीजिए। तो नवीनतम विवाद यही है, झगड़ा हो रहा है कि तू बड़ा कि मैं बड़ा, पावर किसको दिया, गवर्नमेंट का मतलब क्या है? देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं आपको इसको कॉन्टेम्पोररी या आज के हालत से पूछूं जोड़कर, तो मान लीजिए केबीसी में एक सवाल आया कि दिल्ली में सरकार का अर्थ क्या है? सरकार का अर्थ है ए, उपराज्यपाल। दिल्ली में सरकार का अर्थ है मंत्रिपरिषद के साथ उपराज्यपाल। दिल्ली में सरकार का अर्थ है उपरोक्त दोनों और उपरोक्त दोनों नहीं। अखबार पढ़ते हैं आप लोग? बताइए, जवाब दीजिए। दिल्ली में सरकार का क्या अर्थ है? जो नया संशोधन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी एक्ट में, उसके अनुसार यह होगा। यही झगड़ा चला है वहां पर कि एलजी कह रहे हैं कि सरकार मैं हूं, सीएम कह रहे हैं कि तो हमको चुना क्यों? पंगा बहुत बड़ा है, अभी से कह रहा हूं आएगा ये। दिल्ली पर 2 बार आईएएस से सवाल पूछे, क्योंकि ये क्या है, भारत में संघ और राज्य के बीच में क्या हो गया, तनाव हो गया है, भले केंद्र शासित प्रदेश है। अब यहां पर एलजी कह रहे हैं कि सरकार मैं हूं, मेरे आदेशों का पालन अधिकारी करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी से ऑर्डर मत लेना, फाइल मेरे पास भेजो, ट्रांसफर मैं करूंगा। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मुझे कोई बता दे कि विधानसभा बनाने का मतलब क्या है।
सुप्रीम कोर्ट भी हैरान है कि क्या करूं, इस झगड़े का कैसे समाधान करूं, ईश्वर कुछ शक्ति दे। 2 बार समाधान कर चुका था। एक बार समाधान किया 2019 में, तो ये जो पेंडुलम था वो मुख्यमंत्री की तरफ घूम गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को 3 मामलों को छोड़कर, जमीन के मामलों को छोड़कर, इसके साथ ही पुलिस के मामलों को छोड़कर और लोक व्यवस्था के मामलों को छोड़कर दिल्ली सरकार को, मंत्रिपरिषद जो मुख्यमंत्री उनको सारी शक्तियां हैं और शक्तियां राज्य की क्या है, बराबर हैं। हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब को बात ये डाइजेस्ट नहीं हुई, दिल्ली उनको चाहिए थी। उसके बाद क्या हुआ, एक कानून बनाकर संसद में पास किया गया और उस कानून की पहली लाइन थी कि दिल्ली में सरकार का अर्थ है उपराज्यपाल। और फिर उन लोगों ने सोचा कि भाई इतना बल नहीं देंगे, लेकिन अब सक्सेना साहब जो बिना सक्सेना उपराज्यपाल हैं, वो हर फाइल मंगा ले रहे हैं। जैसे आप घर पहुंचे और पहुंचने के बाद मम्मी या पापा किसी ने पूछा कि देखिए क्या लिखा है, बस इतना ही लिखवाया सर ने। अगर आपने ये कहा कि नहीं सर ने तो ज्यादा लिखवाया था, मैंने कम लिखा, तो भी झंझट। और अगर आप ये कहते हैं कि इतना ही लिखवाया, तो ये 2 घंटे 3 घंटे की क्लास में इतना ही लिखवाया, वहां एक्सपेक्टेशन क्या है कि ज्यादा क्या है, लिखा हुआ होना चाहिए था। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है ये पूरी हो नहीं रही है। तो हमें पॉलिटी पढ़ते समय इन विवादों को जोड़ना पड़ेगा। अब मैं जहां से चला था वहां पर फिर से कनेक्ट करके वापस लौट रहा हूं कि मैंने कहा पॉलिटी पढ़ने वाले विद्यार्थी को सरकार समझ में आना चाहिए। सरकार का सरल सा मतलब होता है जो कंट्रोल करे, जो नियंत्रण करे, जो गवर्न करे। और मैंने आपको उदाहरण लिया कि घर में आप देख लीजिए सरकारें अलग अलग घरों में अलग अलग तरह की होती हैं। कहीं पर माता मम्मी की सरकार होती है, कहीं पर पापा की सरकार होती है, और कहीं पर दोनों की होती है। बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक फैमिली है, वो समझ लीजिए कि वहां डेमोक्रेसी जिंदाबाद चल रही है। ठीक है, इसी तरह से ये नियंत्रण की व्यवस्था देश में भी है। सत्ता और नियंत्रण की व्यवस्था है। राज्य से सरकार अलग होती है। राज्य की कानूनी अवधारणा में उसके राज्य के 4 अंग होते हैं: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। इसका मतलब सरकार राज्य के भीतर आती है। राज्य ज्यादा स्थायी धारणा है। संविधान ही ये डिसाइड करता है कि राज्य कैसा होगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको 4-5 भारी भरकम शब्द मिलेंगे। जैसे आप पढ़ेंगे हम भारत के लोग, भारत को, अब शुरू हो गया राज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब ये राज्य की परिभाषा है। राज्य कैसा होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक होगा और गणराज्य होगा। संविधान ने तय कर दिया। अब जैसे कोई कहे कि नहीं नहीं साहब हम तो अलग बात मानेंगे, भाई इसके लिए संविधान चेंज करना पड़ेगा। फिर वी आर रिपब्लिक एंड वी आर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वी आर सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और हम सॉवरेन भी हैं। हम कोई डोमिनियन स्टेट नहीं है। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने कहा कि तुम हमारे अधीन हो और तुम्हारे यहां भेज रहे हैं एक गवर्नर को। ये जो गवर्नर है यही गवर्न करेगा। ठीक है, तो हम उस समय हम लोग क्या थे? डोमिनियन स्टेट थे। हम इस समय क्या है? इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, सॉवरेन स्टेट हैं। और सॉवरेन का मतलब होता है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मामले में सर्वोच्च होना, इंटरनल मामले में भी और एक्सटर्नल मामले में। तो ये हुआ। और इसके 3 क्या है? अंग हैं: विधायिका, इसके साथ ही कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये बेसिक चीज समझकर आपको चलनी है। फिर मैंने एक और बात बताई कि राज्य एक राजनीतिक संघ है, स्टेट इज पॉलिटिकल एसोसिएशन। जो देश है वह एक भौगोलिक अवधारणा है। बिना भूभाग के देश बनता नहीं और देश के बिना राज्य बनता नहीं। ठीक है, तो देश बेसिक हो गया। ठीक है, और राष्ट्र जो है वो क्या है? वो हम की भावना है, समुदाय है। नेशन जो है वो क्या है? कई ऐसे नेशन। अच्छा, दुनिया में कोई ऐसा नेशन बताइए जो स्टेट नहीं है? कुछ ऐसा उदाहरण? फिलिस्तीन, क्या उसको स्टेट का दर्जा मिला है? नहीं, नेशन है वो। फिलिस्तीन अरबी मुसलमानों का राष्ट्र है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिलने से वो राज्य नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है। और अंग्रेज जब थे तो हम क्या कह रहे थे? अंग्रेज कह रहे थे कि तुम लोग एक राष्ट्र नहीं हो, तुम लोग अलग अलग रियासतों में बटे हुए थे। भारतीय क्या कह रहे थे? कि हम एक राष्ट्र हैं, हम एक लोग हैं। और पाकिस्तान को भी हम ये कह रहे थे कि ये सब हम एक हैं, इसलिए हमें एक राज्य का है बनाना है। तो राष्ट्र जो है वो समुदाय है, एक होने की भावना है। भाषा, धर्म, नस्ल, जातीयता, साझा अतीत, साझा इतिहास, साझा भविष्य, विचार, इनके आधार पर राष्ट्र बनते हैं। राष्ट्र जो है, जैसे कुछ राष्ट्र धर्म के आधार पर बने हैं, पाकिस्तान। कुछ राष्ट्र भाषा के आधार पर, अरब राष्ट्र भाषा के आधार पर बनता है। कुछ राष्ट्र जातीयता के आधार पर बनते हैं, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जातीयताएं हैं। जर्मनी जो था वो नस्ल के आधार पर हिटलर के जमाने में राष्ट्र बना, जर्मन नस्ल के आधार पर। तो एक होने की भावना कई तरीके से हम पैदा कर सकते हैं। हम किस आधार पर राष्ट्र हैं? हम कुछ विचारों के आधार पर हैं। हमारे यहाँ कुछ विचार, चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वह क्या है? मानता है। तो ये बेसिक चीज है। अब इस बेसिक चीज के साथ साथ अब हम लोग यहाँ पर कि भारत में बच्चों संसदीय और जो संसदीय है और संघात्मक जो प्रणाली है, इस प्रणाली को क्या है माना गया है? ये क्या है? ये सरकार है। ये सरकार के स्वरूप के बारे में विशेषता है। ठीक है, तो संसदीय और संघात्मक प्रणाली भी भारतीय संविधान की एक क्या है? विशेषता है। इस पर भी बात करेंगे। फिर इसके साथ ही बच्चों जो 5वां जो पॉइंट है, जो 5th पॉइंट है, वो 5th पॉइंट क्या है? वो 5th पॉइंट यहां पर ये है कि भारत में जो सेकुलरिज्म अपनाया गया है वो यूनिक है, अलग है। वो वेस्टर्न सेकुलरिज्म से क्या है? डिफरेंट है। तो यहां पर भारतीय पंथ निरपेक्षता, भारतीय जो पंथ निरपेक्षता है या पंथ निरपेक्षता भी एक विशेषता है, इंडियन सेकुलरिज्म। ठीक है, भारत के संविधान में एक और विशेषता है। भारत के संविधान में एक और विशेषता है। क्या विशेषता है? देखो, जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो कुछ अधिकार ऐसे हैं, मूल अधिकारों की बात करें, जो सभी व्यक्तियों को दिए गए हैं, सभी व्यक्तियों को दिए गए हैं। लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को दिया गया है। जैसे जो तिब्बती धर्मशाला में आकर रह रहे हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार से आकर भारत में रह रहे हैं, जो श्रीलंका के तमिल शरणार्थी के रूप में भारत में रह रहे हैं, उनको दुकान खोलने का, व्यवसाय करने का ये सब अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत के नागरिक नहीं है। लेकिन भारत के संविधान की एक और खासियत है, और खासियत क्या है कि भारत का संविधान कम्युनिटी राइट भी देता है। वो केवल व्यक्तियों और नागरिकों के आधार पर ही अधिकारों की बात नहीं करता।
भारत का संविधान कहता है कि अगर आप हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं और आप कोई ट्रस्ट वगैरह बनाकर जमीन जायदाद उस ट्रस्ट के नाम पर रखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन का सामुदायिक अधिकार दिया गया है और इसका इतना दुरुपयोग हुआ भारत में कि भारत के कुछ महान साधु संत आजकल जेल में हैं। आशाराम का आपने बात नाम सुना होगा, राम रहीम, इन लोगों ने खूब प्रॉपर्टी बनाई। अनुच्छेद 26 की जो कृपा थी वो इन पर बरस गई। और कृपा कैसे बरसी? क्योंकि अनुच्छेद 26 से कहता है कि किसी भी रिलीजियस डोमिनेशन को मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, चल और अचल संपत्ति रखने का अधिकार है। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को अधिकार देना, नागरिक को अधिकार देना और किसी कम्युनिटी को राइट देना, तीनों अलग अलग हो गया। इसलिए भारत के संविधान की एक बहुत बड़ी विशेषता क्या है? सामुदायिक अधिकार दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? सामुदायिक अधिकार। कम्युनिटी राइट्स क्या है? इसमें कह दिया गया है, कम्युनिटी राइट्स दिया गया है। यहीं पर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को भी देख लेंगे। और इसके साथ ही बच्चों, क्या आपको लगता है कि भारत के संविधान में जो शक्तियां हैं उनको भी बहुत अनूठे तरीके से बांटा गया है? इसको कहते हैं शक्तियों के पृथक्करण की जो योजना है वो भारत में बहुत अनूठी है। तो ये अभी इसको आगे मैं समझाऊंगा और लिखाऊंगा भी आपको। शक्तियों के पृथक्करण की योजना भी भारत के संविधान में क्या है? बहुत अनूठी है। सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, इन विशेषताओं पर बात करेंगे और इनसे जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। ठीक है, अब पहली विशेषता पर बात करते हैं। तरीका क्या होगा? पहले मैं समझाऊंगा, समझने वाली बात आप चाहें तो रफ वगैरह पर नोट कर लेंगे, फिर लिखा दूंगा। लैंग्वेज जो होगी कैसे लिखना है ये आपको बताऊंगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में इसका यही क्या है एडवांटेज है। ठीक है, ताकि आप रिवीजन कर सकें, ताकि आप क्या है एग्जैक्ट एप्रोप्रिएट वर्ड्स कैसे यूज किए जाते हैं ये क्षमता धीरे धीरे आप में आ सके। अब सबसे पहले भारत के संविधान के बारे में इस विशेषता को लेते नोट करिए आप लोगों ने। आगे बढ़ूं मैं, कहीं कोई दुख दर्द, कोई तकलीफ समझने में, किसी भी प्रकार का कोई भी अगर दुख दर्द होगा, पढ़ने लिखने से संबंधित, क्लास से संबंधित कोई भी शिकायत होगी, कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो यही पूछ लीजिएगा। जो पढ़ा रहा हूं किताबें इसमें लाचार हैं और बेकार हैं। 2-3 लक्ष्मीकांत रख लोगे तब भी नहीं मिलेगा। ठीक है, लक्ष्मीकांत से केवल हम लोग पढ़ाने वाले टीचर नहीं है। लक्ष्मीकांत के बाद भी गंगा और यमुना में बहुत पानी बहा है, उस पानी को भी लाना पड़ेगा, तब अच्छे अंक आएंगे, तब बातें क्या है समझ में आएंगी। तो ये है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत ही अजीब, मतलब बहुत ही अच्छी हस्ती, अमेरिकन विद्वान एक रहे, ग्रैनविल ऑस्टिन। देखो, अगर अपने देश का आदमी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के तारीफों के पुल बांध दे, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के शान में कसीदे काट दे, तो हम लोगों को थोड़ा कम विश्वास होता है कि इंडियन है और भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण वगैरह लेने के चक्कर में क्या पड़ा है। आजकल कुमार विश्वास बड़े नाराज रहते हैं सरकार से। क्यों? कोई एक कारण बताइए। पुरस्कार नहीं मिला है और ये नाराजगी व्यक्त भी करते हैं। पद्मश्री लेंगे नहीं ना, पद्मश्री तो सरकार, भीतरी खबर आपको बता रहा हूं, भीतर की खबर रहती है। पद्मश्री तो सरकार दे ही रही थी, उन्होंने कहा पद्मश्री लायक मैं थोड़ी हूं भाई, भारत रत्न से कम कुछ भी नहीं। मतलब भारत रत्न मत दो तो कम से कम पद्म विभूषण तो दे दो। ये क्या जूनियर पार्टनर बनाकर रखा है। ठीक है, तो उनकी अपेक्षाएं भी अपनी अपनी जगह है और सरकार के लोगों का अपना क्या है तरीका है। एक बहुत बड़े विद्वान थे जयपाल सार्त्र, अस्तित्ववादी दर्शन शास्त्र में एक बहुत जबरदस्त तारा है, तो उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। सार्त्र ने कहा कि मैं इसको नहीं लूंगा। पत्रकारों ने पूछा कि क्यों? उन्होंने कहा कि जब व्यवस्था किसी को पुरस्कार देती है, सत्ता जब किसी को पुरस्कार देती है और अगर वो बुद्धिजीवी होता है तो वो व्यवस्था के लिए भौंकने वाला कुत्ता बन जाता है। और पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिसमें एक व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा था, उसे नोबेल पुरस्कार लेने से क्या कर दिया। ठीक है, इसलिए कुमार विश्वास साहब तक तो मेरी बात नहीं पहुंचेगी, लेकिन मैं इनको ये कहना चाहूंगा कि दिलों पर राज करिए, ज्यादा ठीक है। सत्ता या किसी टैग की जरूरत कई बार क्या है नहीं होती है। ग्रैनविल ऑस्टिन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन लिखने पर 2014 में इस सरकार के पहले, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय उनको पद्मश्री दिया गया। और क्या किताब लिखी है साहब, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर अमूल मक्खन, बिल्कुल जैसे अमूल मक्खन है ना वैसे ही किताब लिखी। जैसे आप कोई फिल्म देख रहे हो कि आइए आपको लेकर चलता हूं और किसी के पास बाइस्कोप हो और वो दिखा रहा हो, देखो यहाँ पे नेहरू बैठे, यहाँ पे गांधी बैठे, अद्भुत लिखा। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स को पढ़ने की दृष्टि से और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बातों को समझने की दृष्टि से नायाब किताब है। यूपीएससी ने उससे पिछले कुछ वर्षों में सवाल पूछना शुरू कर दिया। यूपीएससी के कुछ सवाल वहीं से सीधे आ जाते हैं। बता रहा हूँ, किताब आपको जाननी भी हो, किताब का नाम भी पूछा गया है प्रीलिम्स में, ये भी ध्यान। तो ये किताब वैसे भी, अब इसी पर हम लोग क्या है इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और यही से कुछ अलग बातें समझेंगे। विद्वान का नाम है ग्रैनविल ऑस्टिन। इसमें नेट चलता है क्या? हाँ, तो अभी आपको मैं दर्शन उनका कराता हूं। ग्रैनविल ऑस्टिन, किताब का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन। कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन। ग्रैनविल ऑस्टिन ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ बातें ऐसी कही जो आज क्या है लकीर, मतलब मील का पत्थर मानी जाती है। एक बात उन्होंने ये कही कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोशल रिवॉल्यूशन करना चाहता है, ये सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। ठीक है, एक बात तो उन्होंने ये कही, क्या ये सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है? कैसे है इस बात को समझिए। एक ऐसा समाज जिस समाज में जो लोग हैं, लोग गरीब और अमीर हैं, लोग जातिगत भेदभाव से प्रभावित हैं, स्त्री और पुरुष के बीच में क्या है अंतर है और धार्मिक क्या है मतभेद हैं, उस समाज में इन भेदों और विषमताओं को हटाकर भारत का संविधान बिना किसी खून खराबे के समानता लाना चाहता है। क्रांति का मतलब क्या होता है? आमूल बदलाव, टोटल चेंज, डिसिमल चेंज नहीं। जब कोई चीज थोड़े थोड़े टुकड़े में बदलती है तो उसको ग्रोथ कहते हैं। रिवॉल्यूशन मतलब कंप्लीट चेंज। एक इन इक्वल सोसाइटी को इक्वल सोसाइटी बनाना चाहता है।
और वो करना किससे चाहता है? संविधान के द्वारा करना चाहता है, बंदूक के द्वारा नहीं करना चाहता। तो सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। ठीक है, भारत के संविधान का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य क्या है? भारत का संविधान 3 लक्ष्यों से बनाया गया है। पहला, भारत के संविधान का लक्ष्य क्या है? भारत के संविधान का एक लक्ष्य है कि वह सामाजिक न्याय करना चाहता है। भारत का संविधान इसके साथ ही लोकतंत्र को स्थापित करना चाहता है, और भारत का संविधान राष्ट्र की एकता को सुरक्षित रखना चाहता है। सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और राष्ट्र की एकता, ये उन्होंने कहा भारत के संविधान के 3 लक्ष्य हैं। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब आप किसी भी बुनावट को, किसी भी चीज को देखते हैं, तो बुनावट की जो सिलाई होती है वो ऊपर से क्या दिखती है। ठीक है, जैसे जींस वगैरह कपड़े में आप देखेंगे सिलाई जो ऊपर से दिखेगी, लेकिन कुछ ऐसे भी ड्रेस होते हैं जहां पर सिलाई ऊपर से नहीं दिखती। ठीक है, उन्होंने कहा कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दरअसल एक सीमलेस वेब है, सीवन रहित जाल है। इसका, इन 3 बातों का। और ये पूछा गया है सवाल प्रीलिम्स में, किसने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सीमलेस वेब है, एक ऐसा जाल है जिसमें 3 धागे हैं, लेकिन ये धागे आपको अलग अलग नहीं दिखेंगे, ये धागे आपको ऊपर से नहीं दिखेंगे। तो भारत के संविधान को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा। आमतौर पर संविधानों को राज्य का स्वरूप बताने वाले, सरकार की प्रणाली बताने वाले कानूनी दस्तावेज के रूप में लिया जाता है। यहां पर भारत के संविधान को क्या लिया गया? सामाजिक दस्तावेज लिया गया। दूसरी बात है कि लक्ष्य क्या है? 3 है, और तीनों लक्ष्यों को क्या हासिल करना है। तीसरी बात यहां पर उन्होंने ये कही कि भारत के संविधान में एक ऐसा संघवाद अपनाया गया है जिसको सहकारी संघवाद कहते हैं। किसने भारत के संविधान में कोऑपरेटिव सेकुलरिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होने की बात कही थी? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कही थी। किसने कहा था कि भारत के संविधान में जो मूल अधिकार हैं और जो नीति निदेशक जो तत्व हैं, ये मूल अधिकार व नीति निदेशक जो तत्व हैं, ये दोनों क्या है? संविधान की अंतर आत्मा है। ये भी किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ठीक है, भारत का संविधान सफल संविधान है, किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। सफलता तय कैसे होगी? क्योंकि इसमें सामाजिक न्याय के लक्ष्य को छोड़ दिया जाए, तो बाकी दोनों में वो पूरी तरह से सफल रहा है, और सामाजिक न्याय में कुछ जरूर सफल रहा है, पूरा तो नहीं सफल हुआ, अभी भी रास्ता चल ही रहा है, लेकिन कुछ हद तक जरूर सफल रहा है। इसलिए भारत का संविधान दुनिया का एक सफल संविधान है। एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 3 संविधानों को दुनिया का सबसे सफल संविधान बताया गया है, भारत, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, जैसे आप जब आप कहते हैं कि ये बहुत सक्सेसफुल था, तो सक्सेसफुल की आप एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं? जो मकसद आपका था, जो लक्ष्य था, आपने उसको क्या कर लिया? हासिल कर लिया। अब यही बात जो है हम लोग विशेषता बना देंगे कि भारत का संविधान क्या है? एक क्या है? कानूनी दस्तावेज मात्र ना होकर सामाजिक दस्तावेज है। तो एक हेडिंग दीजिए और लिखिए। लिखना है ना? लिखना चाहते हैं ना? केवल सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, लिखना है ना? चलिए लिखिए, हेडिंग डालिए। हेडिंग जो है, भारतीय संविधान एक सामाजिक दस्तावेज। भारतीय संविधान एक सामाजिक। आप में से कितने लोगों ने कक्षा 11 की एनसीईआरटी पढ़ी है? नहीं पढ़ी है? आप तो उसको ले लीजिए, एनसीईआरटी ले लीजिए। एनसीईआरटी ही बीपीएससी की जो नैया है पार कराएगी। 50% मींस एनसीईआरटी है। देखो, ये बात कोई नहीं बताएगा आपको, सब कठिन कठिन बातें बताएंगे कि फॉर्च्यूनर ले लो, बीएमडब्ल्यू ले लो, मर्सिडीज ले लो। मैं आपको एकदम मुफ्त की दवाई दे रहा हूं कि बस एनसीईआरटी कंट्रोल करो 50%। बाकी तो जो लिखवाऊंगा, बताऊंगा, वो याद भी बहुत तेजी से होगा, क्योंकि बीपीएससी जो उसके सवाल है ना, वो सवाल बहुत ही मौलिक मूलगामी सवाल है। वो जो सवाल पूछेगा वो कभी भी क्या है, ऑफबीट सवाल नहीं पूछेंगे, हमेशा पॉलिटी के क्या है, मेन सवाल पूछेंगे। मेन सवाल आपको वहां पे लिखना है। फिर एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो कई जगह मैं बताऊंगा कि यहां से ये वाला पैराग्राफ जो है, ये आपकी आंसर राइटिंग में पूरा का पूरा आ जाएगा। जैसे एक सवाल बताता हूं, एक एग्जांपल ले रहा हूं। महिलाओं को पंचायतों ने कैसे सशक्त किया? हम सभी कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण हुआ क्योंकि महिला आरक्षण था, ठीक है ना? उसमें एक पैराग्राफ में बताया गया है कि ये सशक्तिकरण कैसे हुआ। ठीक है, वो पैराग्राफ आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर एक दूसरा सवाल लेता हूं कि संसद जो है वो सरकार को कैसे नियंत्रित करती है? इसको सबसे अच्छा एनसीईआरटी में ही दिया गया है। इसको जो सबसे जो अच्छा है वो एनसीईआरटी में ही दिया गया है। इसलिए एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जो आज क्लास ले रहा हूं, पहला वाला चैप्टर और लास्ट वाला चैप्टर घर पर जाकर एक बार पलट जरूर लेना है। दर्शन है एनसीईआरटी की? नहीं है? नहीं होगी तो फ्री डाउनलोड की भी सुविधाएं हैं। एनसीईआरटी का एक ऐप है, क्या नाम है ऐप का? प्राइवेट वाले ऐप से मत यूज करो, एनसीईआरटी का अपना एक ऐप है। उस ऐप में सारी किताबें आप डाउनलोड करके चैप्टर वाइज क्या है पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि आंख का चश्मा का नंबर बढ़वाने के बजाय सीधे सीधे किताब लीजिए और उसको आराम से क्या पढ़िए। ज्यादा डिजिटल में जाएंगे तो आगे चलकर फिजिकल हो जाएगा सब, क्योंकि जब डीएसपी के लिए जाओगे तो मेडिकल टेस्ट होगा, और अगर पावर 6.5 से ज्यादा हो गया बेटा तो पुलिस नहीं मिलेगी। ये अभी से बता दे रहा हूं, पहले ही बता रहा हूं। इसलिए ये नहीं कि पढ़ते पढ़ते जो है अभी अब चश्मा अभी नहीं होगा। 6.5 बहुत होता है, बहुत होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको आंख फोड़ने का शौक है, वो क्या करेंगे, इतना ज्यादा डिजिटल एक्सपोजर। देखो, ऐसा रील्स देखने में ही आप लोग के 2-3 घंटे निकल रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं तो आधे घंटे देख रहे हैं, दिखते जा रहे हैं, दिखते जा रहे हैं। ठीक है, तो आदमी को बर्बाद करने के जितने भी साधन हैं, इस जनरेशन का पढ़ना मुश्किल है और मुश्किल होता जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। अब पहले वाले बेचारे मजबूर थे, टेलीफोन के अलावा कुछ था नहीं, तो टेलीफोन के अलावा था नहीं, ट्रंकाल बुक होता था, लोग जाते थे, 25% लगता था 9 बजे के बाद। तो राइट टू प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं थी जिंदगी में। और वो तो पुट्टस्वामी आए, पुट्टस्वामी केस में निजता का अधिकार दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जैसे समझ लिया था कि अब आगे आने वाली जनरेशन निजता का अधिकार अगर हम नहीं बोलेंगे तो खुद ही क्या है ले लेगी। उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत ड्रास्टिक क्या चेंज हुआ। इससे क्या हुआ है
याद करने की क्षमता घटती जा रही है। क्रिएटिविटी, जैसे एक रिसर्च बता रहा हूं कि एक रिसर्च, अच्छा मैं तो भाई देख ही नहीं रहा हूं, ये आ रहा है सामने, लगाओ इसको। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि रिसर्च आई है, जो इंसान का ब्रेन है ना, उसका साइज घटा है। ब्रेन का साइज बढ़ने का मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, और 5-10 साल बाद जब चैट जीपीटी आ जाएगा और साइज घट जाएगा, क्योंकि सोचने की क्या है, जो सोचने समझने की क्षमता है वो घटती है। इसलिए एनसीईआरटी ले लेना है, जो तरीका बता रहा हूं उसमें फॉलो करेंगे। क्लास जैसे ही पूरी होगी आप आंसर बीपीएससी के लिखना शुरू कर देंगे। अभी मत कहना कि सर आ जाए कल से मैं आंसर लिखूंगा, जैसे कुछ ऐसे भी कोचिंग में कई बार ये भी बता दिया जाता है कि हाँ आंसर राइटिंग अभी स्टार्ट कर दो। आंसर राइटिंग अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के बढ़ जाने के बाद की जाती है। अभी आप सिनॉप्सिस बना लो, यही बहुत है। ऐसे जो सिनॉप्सिस है ना, यही बना लो, ये बहुत है। तो धीरे धीरे क्या ही आएगा, लिखिए यहाँ पर, भारतीय संविधान एक सामाजिक दस्तावेज के रूप में, लिखिए भारतीय संविधान के महान इतिहासकार, भारतीय संविधान के महान इतिहासकार, महान इतिहासकार ग्रैनविल ऑस्टिन ने, ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक, अपनी पुस्तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन, हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में, बहुत फेमस किताब है, कभी भी पूछी जा सकती है, ठीक है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ ए नेशन में भारत के संविधान को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज बताया है। भारत के संविधान को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज बताया है, सामाजिक क्रांति का दस्तावेज बताया है। भारत का संविधान एक विषमतापूर्ण समाज को, एक विषमतापूर्ण समाज को समतापरक समाज बनाना चाहता है, एक विषमतापूर्ण समाज को समतापरक समाज का बनाना चाहता है। समतापरक, इक्विलिटेरियन। अच्छा एक और है इक्वलिटी, ये समानता और समता में क्या फर्क है? एक शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं समानता, जैसे सीता और गीता में दोनों में जुड़वा बहने होने के नाते गहरी समानता है, ठीक है। हम समता परक क्यों नहीं करते हैं कि सीता और गीता में समता परकता है? देखो समता परक जब हम कहते हैं समता, तो समानता जो होती है या समानता क्या होती है, इसको हम एक मंजिल के रूप में प्रयोग करते हैं, और समता को एक प्रोसेस या एक रास्ते के रूप में यूज करते हैं। इक्लिटेरियन सोसाइटी बनाना मतलब हम एक लेवल, एक प्रोसेस चला रहे हैं जिसमें लोगों को क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा अंतर है, ये बहुत बड़ा कोई अंतर नहीं है। हम इसको ऐसे भी यूज करते हैं, मतलब पर्यायवाची के रूप में भी यूज करते हैं, लेकिन कई बार ये पूर्ण पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो भारत के समाज को समतापरक समाज क्या है बनाने की कोशिश क्या करता है, आपने लिखा। फिर इसके बाद उसी में लिखिए भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, उसी में लिखना है आगे, भारतीय संविधान सामाजिक क्रांति, लोकतंत्र, लोकतंत्र और राष्ट्र की एकता के, राष्ट्र की एकता के 3 लक्ष्यों को हासिल करना चाहता है। 3 लक्ष्यों को हासिल करना चाहता है। भारत का संविधान, भारत का संविधान सामाजिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, लोकतंत्र और राष्ट्रीय एकता का सीवन रहित जाल है, सीमलेस वेब है, सीवन रहित जाल है। ये आपको पेपर में दिख सकता है, ठीक है। सीवन रहित जाल, अब बता रहा हूं क्यों। मैंने कहा ना कि सिलाई दिखाई नहीं पड़ती, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लिखिए यहां पर सीवन रहित जाल को अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है, और पूर्ण विराम करिए, सीवन रहित जाल है, ठीक है, पूर्ण विराम लगाया, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखिए सीवन रहित जाल का अर्थ है कि ये तीनों लक्ष्य, तीनों लक्ष्य आपस में, आपस में जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं और ये बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको पहली विशेषता बताई, ठीक, पहली विशेषता जो है ये बताई। फिर आप दूसरे पॉइंट पर आइए, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, हेडिंग देना, विश्व का सबसे बड़ा संविधान।
इसमें दो चीजें हैं और बहुत सिंपल बात है। सबसे बड़ा है तो क्या दुनिया के और संविधानों में इससे कम आर्टिकल हैं? हाँ। अब अमेरिका है 7 आर्टिकल, किसी में 147 है, कुछ बहुत अगर ज्यादा भी गए हैं तो 253। 300 का आंकड़ा तो कोई छू ही नहीं पाया। और इधर सीधा 395 जब बना तब 395 आर्टिकल, 22 कमरे और इसके साथ ही 8 बरामदे, 22 भाग 8 अनुसूचियां। फिर उन 8 बरामदों से काम नहीं हुआ, 4 बरामदे और बढ़ाए। अच्छा, अनुसूचियां क्या है? अनुसूचियां किसकी रिश्तेदार हैं? अनुच्छेदों की या भागों की? एकदम गलत बात है ये, फिर से सोचकर बताइए। अनुच्छेदों की होगी। जैसे आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, देखो आपने फॉर्म भरा, कोई मान लीजिए कि 2030 में भारत के प्रधानमंत्री का फॉर्म भरने का मौका मिल जाए और फॉर्म में एक शर्त हो कि भाई फॉर्म के बाद जो है आपको अनुलग्नक में हाई स्कूल की मार्कशीट लगानी है। ठीक है, तो ये जो हाई स्कूल की मार्कशीट है ना, ये जो बाद में लगेगी ये शेड्यूल है। यहां पर अगर किसी फॉर्म में पूछा गया कि व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ, आपने लिख दिया 1 जनवरी, मान लीजिए 1 जनवरी 2000 लिख दिया किसी ने। ठीक है, अब यहां पर उसका प्रूफ क्या है? तो प्रूफ में डॉक्यूमेंट लगता है। इसलिए अनुच्छेदों की अधूरी कहानी को जो पूरा करता है उसको अनुसूची कहते हैं। एक हिंदी मूवी आई थी, एक अधूरी कहानी, क्या था? मैं सही नाम ले रहा हूं गलत? हमारी अधूरी कहानी। मैं देख नहीं पाया था लेकिन मैंने उसके गाने सुने थे। तो ये जो अब जो अधूरा है उसको पूरा करना पड़ेगा आपको। कैसे पूरा करेंगे आप? जैसे आपने पढ़ा अनुच्छेद 1, भारत राज्यों का संघ होगा। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि कौन से राज्यों का संघ होगा भाई, ऑप्शन ए जो हमारे राष्ट्रगान में है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग। आप कहेंगे कि नहीं सर, सिंधु कहां है हमारे पास? इसलिए एक में कही गई बात को, अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए शेड्यूल 1 क्या है, आएगी। लेकिन इससे यह गलतफहमी नहीं निकालना कि एक का एक होगा शेड्यूल। आर्टिकल और शेड्यूल का नंबर एक साथ नहीं जाएगा। अब दूसरा उदाहरण ले रहा हूं कि कुछ कानून और कुछ विनियम जो होंगे उनको क्या है, उनको वैध माना जाएगा, कुछ कानून वैलिड होंगे। ये आर्टिकल 31 ए कहता है। और अब आपके मन में आएगा कि सर ये तो बता दो कि कौन से कानून वैलिड होंगे, कौन से कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करने के बाद भी वैलिड होंगे। तो इसको बताने के लिए हमें 9th शेड्यूल में जाना पड़ेगा। कौन से शेड्यूल में? 9th शेड्यूल में। इसी तरह से पंचायती राज के भाग 9 को पढ़ेंगे आप, तो भाग 9 में एक आर्टिकल है 243G। ये कहता है कि पंचायतें जो हैं, पंचायत के जो देख रहा है विनोद जो हैं, देखा आपने? हाँ, तो देख रहा है विनोद को क्या पावर है भाई, क्या अभिषेक को क्या पावर है, और जो प्रधान जी हैं उनको क्या पावर है। तो ये जो पंचायतें हैं ये स्कीम बनाएंगी। कौन सी स्कीम बनाएंगी? सामाजिक आर्थिक न्याय की स्कीम बनाएंगी। इसमें कहा गया 245G में सामाजिक आर्थिक न्याय के विषय कहां हैं? तो विनोद ने कहा कि 11वीं अनुसूची में है। कक्षा में किसी का विनोद नाम तो नहीं? एक बार प्रॉब्लम हो गई थी, जब मैं विनोद नाम लूं, देखो एक बच्चे का चेहरा ही गिर जा रहा है। तो मैंने पूछा कि क्या हो गया? उसने कहा कि सर मेरा नाम विनोद है। मैंने कहा वो विनोद 1 है, तुम विनोद 2 हो। तो विनोद 1 की बात कर रहे हैं। सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस पर प्लानिंग स्कीम बनाने का पावर दिया गया। इसलिए एक किताब आपको खरीदना पड़ेगा। अब कहोगे कि सर किताब खरीदवा रहे हैं, बेयर एक्ट का नाम सुना है? ठीक है, बेयर एक्ट india.legislative.gov.in एक कानून मंत्रालय की वेबसाइट है। उस पर इंडिया के जो हैं, जो भी, या मैं बोल दूंगा यहां पर, कल अपलोड भी करा दूंगा, अगर विद्या एजुकेशन का जो टेलीग्राम ग्रुप होगा, तो जो खरीदना चाहते हैं, जो अपने आंखों का चश्मा नहीं बढ़ाना चाहते हैं, वो तो उधर से ले लेंगे। वो थोड़ा एक मोटी किताब है, ठीक है, लेकिन मोटी किताब से डरना नहीं है आपको, उसमें आर्टिकल्स को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो आजकल तरीका चल रहा है केवल सेकेंडरी बुक पढ़ने का, तो होता क्या है कि कई बार आर्टिकल से सीधे सवाल रख दिए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को जैसे ही क्लास में बताया जाएगा तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, जब आप रूम पर जाएंगे तो उसको एक बार क्या है जरूर देखेंगे, ताकि ये भार आपके ऊपर ना आए कि मुझे तो आर्टिकल याद नहीं होते हैं। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं कि सर आर्टिकल कैसे याद करें? आप में से भी कुछ लोगों का सवाल है। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, अपने पड़ोसियों का नाम कभी आपने याद किया? नहीं किया ना? क्यों? क्योंकि उस गली से आप डेली गुजरते हैं। इसलिए जिसको याद नहीं हो रहा है उसको अपना मकान वहीं बनाना पड़ेगा और रोज जाना पड़ेगा। याद करने के लिए आर्टिकल याद नहीं होंगे, बता रहा हूं मैं तुमको। जिस दिन बैठ जाओगे याद करने के लिए, याद कर लोगे, अप्लाई नहीं कर पाओगे। जैसे ऐसे यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, जो वीडियो क्या कहेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, उतना तो हम लोग को भी याद है। लेकिन सवाल एप्लीकेशन का है कि 243G को निकाला बाहर और आपको बता दिया। तो मुझे 243M भी पता है, मुझे 243K भी पता है, लेकिन याद करने के लिए बैठा था तब नहीं। उससे मैंने पहले रिश्तेदारी जोड़ी, पहले परिचय किया कि और भाई क्या हालचाल है। तो हालचाल में तो कुछ पता नहीं लगा, क्योंकि इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है कि एक आध बार में तो कुछ परिचय होगा नहीं, इसलिए 2 बार में परिचय होगा। और उन आर्टिकल्स को क्या है, जब आप कई बार ऐसे देखेंगे अपने आप क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। पॉलिटी में ये मत सोचना कि फिजिक्स है, कल परसों पढ़ लिया कॉन्सेप्ट और अब पढ़ने की जरूरत क्या है, नहीं है। यहां आपको रिश्ता नाता हमेशा क्या है, बनाए रखना पड़ेगा। खाद पानी पौधे में देना होगा, नहीं तो आर्टिकल याद नहीं होंगे। आर्टिकल याद नहीं होंगे। अनुच्छेद में बता रहा था, अनुच्छेद में मैंने क्या बताया, और अनुसूची बता रहा था कि अनुसूचियां अनुच्छेदों में कही गई अधूरी बातों को क्या करती हैं, पूरा करती हैं। ठीक है, भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। आज भाग 25 के अराउंड हो गए हैं। ठीक है, 3 भाग तो हमने ऐसे ही बढ़ा लिए,
एक पंचायत का 9, नगर पालिका का 9A और सहकारी समितियों का 9B। इसके अलावा इंदिरा गांधी जी ने भी कुछ भाग बढ़ाए, जैसे केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का भाग उन्होंने क्या है बढ़ा दिया। तो अगर इनको अलग अलग हम पार्ट के रूप में लेते हैं तो ये तो क्या है 25 से ज्यादा हो गए, ठीक है। दूसरा अनुच्छेद 450 से ज्यादा हो गए, ठीक है। और जो अगर हम अनुसूचियों की बात करें तो क्या हो गई, वो 12 हो गई। 8 तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, 11वीं अनुसूची 73वां और 12वीं अनुसूची 74वां। तो इस तरह से हमने बढ़ा लिया। तो इतना बड़ा संविधान हमने क्यों बनाया? कोई वजह थी या वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना चाहते थे? ऑप्शन क्या था, मतलब क्यों हमने किया ये? वजह थी इसकी, सबसे बड़ी वजह क्या थी? भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि वो कुछ प्रशासनिक चीजों को भी संविधान में इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि लोग भविष्य में अगर बदलना चाहें तो उसको भी बदल ना पाए। एक वजह तो ये थी, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इंडिया में आने में वक्त लगेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है इसको समझिए। केरल का एक मंदिर है सबरीमला में, सबरीमला के मंदिर में भगवान अयप्पा विराजमान है और भगवान ने शादी नहीं की, भगवान आजीवन कुंवारे रह गए। तो पौराणिक मान्यता है कि उसमें महिलाएं क्या है नहीं जाएंगी। अब भगवान ही जानता है कि भगवान का क्या मन था, महिलाएं क्यों नहीं जाएंगी, क्या महिलाओं के जाने से उनका निर्णय बदल जाता, क्या वो विवाह विवाह करने के निर्णय की तरफ, ये भगवान ही जानते हैं। लेकिन हिंदुओं ने उसको, वहां के जो क्षेत्रीय हिंदू थे उन्होंने इसको गले से लगा लिया। महिलाओं के बारे में कहा गया कि 10 साल से 50 साल के बीच की जो महिलाएं हैं जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उनको अपवित्र मानकर भी उनको जाने से क्या है रोक दिया गया। एक वकीलों की संस्था वहां पर है, इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन, उन्होंने पहले केरल हाईकोर्ट में केस किया और उसके बाद जब वहां से उन्हें सफलता नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कौन सी मोरालिटी मानोगे तुम? संविधान में मोरालिटी शब्द का जिक्र है अनुच्छेद 19 में और 25 में। ये भी प्रीलिम्स का फैक्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना इसको। अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 25 में नैतिकता की, सदाचार की क्या चर्चा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई किस प्रकार के सदाचार की चर्चा है, किस प्रकार के नैतिकता की क्या है चर्चा है। तो यहां पर उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो नैतिकता होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है प्रथागत नैतिकता जो सबरीमला के मंदिर के कॉन्टेक्स्ट में है, और दूसरी होती है संवैधानिक नैतिकता। संवैधानिक जो नैतिकता है वो ये कहती है कि स्त्री और पुरुष के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में कोई अंतर न किया जाए। सबरीमला के मंदिर पर निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के इंडियन लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में यह निर्णय दिया कि संवैधानिक नैतिकता को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को सबरीमला के मंदिर में प्रवेश की अनुमति दी जाती है, ठीक है। संवैधानिक नैतिकता शब्द का प्रयोग हमारे संविधान के निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया, और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मुझे इस बात का अंदेशा है कि भारत के लोगों में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का विकास बहुत धीरे धीरे होगा, इसलिए मैं नियम को संविधान में छोड़कर जाऊंगा और ताकि लोग उसको बदल न सकें। हमारे संविधान में बहुत से नियम ऐसे हैं जो प्रशासनिक नियम हैं, उन नियमों को भी क्या है डाल दिया गया, इसलिए संविधान क्या हो गया, लंबा हुआ। पहला कारण तो ये है। भारत का संविधान केवल केंद्र का संविधान नहीं है और राज्य का भी संविधान है। और जम्मू कश्मीर को छोड़कर, अब तो जम्मू कश्मीर का संविधान भी हम ही ने बना दिया। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर का संविधान मोदी जी ने और अमित शाह ने कहा कि नहीं, अब नहीं चलेगा, 319 की निष्प्रभावी की जाती है और जम्मू कश्मीर का अलग अपना कोई संविधान नहीं होगा, एक निशान होगा, एक संविधान होगा, क्योंकि श्यामाचरण मुखर्जी के बलिदान की कसम खाकर कहते हैं कि बदला क्या है लेकर रहेंगे। तो इस टाइप की बात नहीं बोली थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि एक संविधान होगा, एक निशान होगा। और जम्मू कश्मीर का संविधान क्या था, अलग था। बाकी इंडिया में आज 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका संविधान कहां है, भारत के संविधान में। बिहार का संविधान कहां है, भारत का संविधान, इसलिए भी लंबा हो गया। दूसरा कारण ये है। तीसरा कारण ये था कि हमने केवल मूल अधिकारों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट ही नहीं डाली, हमने मूल अधिकारों पर जो प्रतिबंध थे वो भी बता दिए। हमारे संविधान में केवल 19(1)(a) ही नहीं मिलेगा, आपको 19(2) से 19(6) भी मिलेगा, इसलिए भी संविधान लंबा हुआ। हमारे संविधान में केवल नागरिकों के अधिकार ही नहीं बताए गए, राज्य के कर्तव्य भी बताए गए और नागरिकों के भी कर्तव्य बताए गए। राज्य के कर्तव्य नीति निर्देशक तत्वों में बताए गए और नागरिकों के कर्तव्य मूल कर्तव्य में बताया गया। संविधान इसलिए भी लंबा हुआ। और हमारे संविधान में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की जरूरत थी, इसलिए भी संविधान क्या हो गया, लंबा हो गया। इतना बड़ा देश है, विविधता है, तो विविधतापूर्ण देश के लिए भी संविधान क्या है, क्योंकि उसमें विविध प्रकार की मांगे थी, जैसे भाषा संबंधी प्रावधान करने थे, इस तरह से दूसरे भी कुछ प्रावधान क्या करने थे, इसलिए संविधान क्या हो गया, लंबा हो गया। नेपोलियन ने कहा था कि कानून और संविधान जितना छोटे हो उतना ही ठीक हो। तो नेपोलियन जी, आपकी बात इंडिया के ऊपर लागू नहीं होगी, हम लोग जो भी काम करते हैं बड़ा ही करते हैं। सबसे बड़ा संविधान किसका, भारत का। सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म किसका, भारत। अब देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी होने वाली है, भारत। सबसे ज्यादा राजनीतिक दल कहां पे है, भारत। ये है, तो इसलिए ये जो, और सुप्रीम कोर्ट भी सबसे बड़ा है, इतने कोर्ट जितने 34 जज हैं, इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट कहीं पर नहीं है। तो ये है इसका डिटेल जो मैंने लिखा है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान। लिखिए, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। जहां संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद, 7 आर्टिकल्स, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद, कनाडा 147, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 253 अनुच्छेद,
और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में, दक्षिण अफ्रीका 253, थोड़ा सा मुकाबले में यही आया है बस। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं, 128 अनुच्छेद हैं। वहां भारत के मूल संविधान में 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी। किंतु इसमें 100 से अधिक संशोधन करके 450 से ज्यादा अनुच्छेद, 450 से ज्यादा अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां जोड़ दी गई। संविधान के विस्तृत होने के निम्नलिखित कारण हैं। निम्नलिखित कारण हैं। पहला, विस्तृत प्रशासनिक उपबंधों को, विस्तृत प्रशासनिक उपबंधों को, प्रोविजंस को शामिल किया जाना। विस्तृत प्रशासनिक उपबंधों को शामिल किया जाना। दूसरा जो पॉइंट है, संघ के साथ राज्यों का संविधान भी शामिल होना। तीसरा, कुछ विशेष वर्गों और राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया जाना। विशेष प्रावधान किया जाना। चौथा, मूल अधिकारों के साथ साथ उनके नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों पर प्रतिबंधों को जोड़ा जाना। मूल अधिकारों पर प्रतिबंधों को जोड़ा जाना। ठीक है, ये रीजन बताए जाते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान होने के ये रीजन हैं। ठीक है, और इसके पीछे भारत की विविधता जिम्मेदार है। भारत में जो लोगों की अपेक्षाएं थी संविधान से, वो भी क्या है, जिम्मेदार है। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें शामिल की गई जिसको भविष्य में दिए जाने की बात कही गई, जैसे नीति निर्देशक तत्वों में बातें जो थी, लेकिन उनको शामिल किया गया। तो इसलिए भारत का संविधान एक क्या है, दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है। फिर इसके साथ ही बच्चों तीसरा है सर्वदेशीय संविधान। तीसरी हेडिंग दीजिए, सर्वदेशीय संविधान, कॉस्मोपॉलिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं भारत के संविधान को लेकर आपसे यह कहूं कि भारत के संविधान में विदेशी संविधानों से क्या चीजें ली गई हैं, तो आप अलग अलग प्री के लिए जो जरूरी चीजें हैं आप याद करते हैं कि आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व ले लिए, तो हमने संशोधन कहां से लिया, दक्षिण अफ्रीका से ले लिया। ऑस्ट्रेलिया से भी हमने ले लिया कुछ, संघ राज्य के साथ समवर्ती सूची का जो पूरा मॉडल था। और हमारा मन, मतलब हमने कोई महाद्वीप छोड़ा ही नहीं। अमेरिका महाद्वीप, अमेरिका से, तो अमेरिका महाद्वीप में आप चलेंगे, हर महाद्वीप के हिसाब से देखिए, अमेरिका से हमने क्या लिया, एक कल पुर्जा लिया गाड़ी का, या पूरा सिस्टम ले लिया हमने पूरा सिस्टम ले लिया। जैसे देखो, एक घटक को लेना एक बात, जैसे सबसे बड़ी चीज क्या है, एक उदाहरण से बात समझिए कि दिल्ली मेट्रो के लिए डिब्बा आया जर्मनी से। कहां से आया? जर्मनी से। जर्मनी वाले बड़े खुश थे, बहुत बढ़िया, इंडिया से तो हर साल डिब्बा जाता रहेगा। डिब्बा जब आ गया, इंडियन इंजीनियर्स ने कहा ऐसा कि ये डिब्बा हम लोग बना लेंगे। जर्मनी वाले आज तक इंतजार कर रहे हैं। राजधानी ट्रेनों में जो डिब्बा लग रहा है ना, वो जर्मनी के ट्रेनों का क्या है, मॉडल है। और पहले वो मेट्रो ट्रेन में लगा था, वो डिब्बे हल्के हैं, उनमें एंटी कोलाइजन डिवाइसेस क्या है, फिट किए जा सकते हैं। ठीक है, और आज जो वंदे भारत जो बहुत तेज दौड़ रही है ना, तो डिब्बे हल्के करके भी तेज किए। भाई अब क्या है, पहले वाली रेलगाड़ी को याद करिए, अपने मम्मी पापा से पूछिएगा कि पहले वाली रेलगाड़ी कैसी थी, जब लाल रंग की पूरी थी, एकदम सॉलिड थी। अगर गदर वाले जो सनी देओल है ना, वो हैंडपंप उखाड़ के भी उसको 2-3 बार में तो कुछ नहीं होना था। ठीक है, देखो अपने यहाँ भी जो फिल्में बनी है ना, अद्भुत फिल्में बनी है। अब गदर में एक आदमी जाता है पाकिस्तान और वहां उखाड़ता है हैंडपंप, और इतना तेज चिल्लाता है, सब पाकिस्तानी डर जाते हैं। फिर दूसरा भाई जाता है बजरंगी भाईजान। ये दो तरह के नेशनलिज्म हैं।
हालांकि उसमें अनिल शर्मा जो उसके डायरेक्टर वो कहते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद मैं बोल दूंगा क्योंकि पत्नी मेरी यहीं की है इसलिए बोल दूंगा, ये भी कारण रहा होगा। लेकिन भारत मुर्दाबाद कैसे हो गया भाई? और भाई ने वहां चिल्ला दिया। और दूसरा राष्ट्रवाद क्या है कि एक आदमी इंसानियत के लिए इतना ज्यादा संवेदनशील है कि एक बच्ची को पाकिस्तान पहुंचाने कहा जाता है। कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख ने कहा था कि 10-20 टन कम से कम पाकिस्तान को गेहूं तो दे दो। पाकिस्तान ये जो लैंग्वेज यूज कर दी, इससे तो जो लेना था वो भी नहीं लेंगे। उनका एटीट्यूड और घमंड कम नहीं है। अब सोचिए कि अपने देश की हालत खराब है और तुर्की गए थे, वहां के प्रधानमंत्री एर्दोगान कह रहे कि मत आओ मत आओ, अभी यहां हमें देख लेने दो। और गए तो या तो पूरा हवाई जहाज सामान भर के लेके जाते जैसे इंडिया ने भेजा था, ठीक है। एनडीआरएफ वाले जब लौट कर आ रहे थे तो तारीफ हुई। ये वही तुर्की के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 370 को निष्प्रभावी किए जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ क्या आग उगला था। ये वही तुर्की के प्रधानमंत्री जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में इंडिया कॉर्पोरेशन में इंडिया के अगेंस्ट प्रस्ताव पारित करने की कोशिश की थी। तो ये क्या है, आप देखेंगे कि आदमी की उस समय जब आप मदद करते हैं जब वो सबसे मुश्किल में होता है, तो दोस्ती की सबसे बड़ी पहचान ये होती है। और भारत को दोस्त बनाना है, इजराइल को बना चुका है, इजिप्ट को बना ही चुका है, तुर्की भी बन जाए, और यूएई तो अपना दोस्त है ही। पाकिस्तान के भीतर एकदम आग, इस समय तो दिक्कत में नहीं तो अभी आग सब उगलते कि तुम लोगों ने मौका मिलते ही हमारे एक दोस्त को भी क्या कर दिया, छीन लिया, हमारा दोस्त था वो। ये होती विदेशी, ये भी सब जानना है। केवल गांव की पंचायत और पटना के ट्रैफिक से ही काम नहीं चलेगा, ये सब भी जानना पड़ेगा। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मैं आपको बता रहा था कि हमने जर्मनी से डिब्बा मंगवाया और उसको ऐसा, और ये हम पहली बार नहीं कर रहे हैं। भारत में जितनी भी चीजें बाहर से आई उसको भारतीयों ने जुगाड़ लगाकर ऐसा बदला ऐसा बदला ऐसा बदला कि अब विदेशी भी सिर पीटते हैं। उपन्यास विदेश से आया, मुंशी प्रेमचंद ने इतना जबरदस्त उपन्यास लिखा कि उपन्यास सम्राट उनको कहा गया। फ्रांसिस बेकन भी पानी मांग लें, एक उदाहरण। जीन्स अमेरिका से आया, आप में से कई लोगों ने जीन्स पहना है, बुरा नहीं मानना है, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल। इंडिया में लोग जीन्स को कुर्ते के साथ पहनते हैं, फिर उसके ऊपर क्या गमछा ले लेंगे, ये होता है भारतीयकरण, इसको कहते हैं। और फिर उसके बाद उसको काट कर हाफ पैंट भी बनाते हैं, ठीक है। अब जब जीन्स आया तो लोगों ने कहा मजदूर पहनते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा उदाहरण। आलू और लाल मिर्च कहां से आई? पुर्तगाल से। गुजरात चले जाओगे, एक बार मैं क्लास लेने गया सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, एथिक्स में पढ़ाता हूं तो आईएएस पढ़ाने गया था एथिक्स। देख रहा हूं हर खाने में मिठाई, मीठा मीठा मीठा। मैंने कहा यार नॉर्थ इंडियन हूं, नॉर्थ इंडियन थाली खिलाओ, ये मुझे मिठाई उठाई जो है हम लोगों को समझ में नहीं आता। गुजराती जितने व्यंजन हैं वो लाल मिर्च का ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि पुर्तगाल वाले भी अपना सर फोड़ लें। और हमारे यहां अगर किसी भी आप हाउस वाइफ से कहेंगे कि लाल मिर्च जो है विदेशी चीज थी किसी जमाने में, बंगाल चले जाओ झाल मुड़ी बनती है, और झाल मुड़ी वहां का प्रिय व्यंजन है। भारत के खान पान से, भारत के रीति रिवाज से, भारत के वेशभूषा से भारत ने किस तरह से चीजों को जन्म किया और कितनी विविधता, पता लगता है, ठीक है। एक लंदन का बहुत फेमस जो है रेस्टोरेंट था, उसने कहा कि चिकन टिक्का मसाला हमारा व्यंजन है। अमर से ने उदाहरण लिया। तो दिल्ली का एक बहुत सुपर चेन है करीम, करीम वाले ने कहा कि तुम्हारा कैसे हो गया, मुगलों के जमाने से हम बना रहे हैं, ये तुम्हारा हो गया, तुम कह रहे हो नेशनल डिश है ये ब्रिटेन का, और इस पर मुकदमा हुआ। आप समझिए, इसलिए जितनी चीजें संविधान से बाहर से आई हैं उसको ऐसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंप्रोवाइज किया ना। अमेरिका से प्रेसिडेंशियल सिस्टम की कुछ बातें ले ली, लेकिन कनाडा के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐसा मिलाया कि केसी वियर को चक्कर आ गया। केसी वियर को जब कुछ नहीं समझ में आया तो उन्होंने कहा कि इंडिया जो है क्वासी फेडरल है। क्यों? अगर मान लो राजेश खन्ना को आपने कहा कि सुपरस्टार कौन, राजेश खन्ना, तो अमिताभ और शाहरुख को आप सुपरस्टार बना पाओगे? नहीं बना, क्योंकि आप तो कह रहे हो कि सुपरस्टार तो ही हो सकता है जो काके की तरह क्या एक्टिंग करे, ठीक है। अगर आपने कहा कि संघात्मक शासन प्रणाली का रोल मॉडल क्या है, अमेरिका, तो इंडिया में सारे फीचर्स वैसे मिलेंगे नहीं, तो इंडिया को आप क्या कहोगे? कहोगे तुम आधा हो। केसी वियर साहब से गलती हो गई। माधव खोसला कहते हैं कि केसी वियर चूक गए। भारत भी फेडरल है लेकिन वो अमेरिका जैसा नहीं है, और फेडरलिज्म का एक ही मॉडल नहीं होता। तो हमने अमेरिका से क्या लिया? अमेरिका महाद्वीप से हमने क्या लिया? यूएसए और कनाडा दोनों की बात कर रहा हूं। यूएसए से हमने क्या लिया? हमने यहां पर सिस्टम लिया। हमने कहा भाई कल पुर्जा ये सब छोटे छोटे से काम नहीं चलेगा, हम पूरा सिस्टम लेंगे तुमसे। सिस्टम लिया कौन सा? फेडरल। और उस फेडरल सिस्टम को हमने क्या किया? कनाडा के साथ मिला दिया। कनाडा का सिस्टम थोड़ा अलग था, तो जो इंडिया का सिस्टम बना वो इन दोनों से अलग हो गया। ये है अंबेडकर की कारीगरी। जिन लोगों ने कहा है, जैसे जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे हम तो आए थे इंडियन म्यूजिक सुनने और यहां तो वेस्टर्न म्यूजिक चल रहा है। ये ताना संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान पर मारा कि हम आए थे भारतीय संगीत सुनने और यहां पर पश्चिमी संगीत बज रहा है। भारत के संविधान में सब पश्चिमी चीजें उठाकर रख दी, ठीक है। और ये अंबेडकर को लोगों ने निशाना बनाया कि भारत का संविधान नकल है, भारत का संविधान उधार का थैला है, भानुमति का कुनबा है, यहां का ईट है, वहां का रोड़ा है, यहां जोड़ा है, वहां तोड़ा है, वकीलों का स्वर्ग है। आइवर जेनिंग्स ने तो एकदम आग उगल दिया, ब्रिटिश विद्वान थे आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स ने कहा कि सब उधार लिया गया है। हम लोगों से आज ये बात देखी, और हमारे कुछ इंडियंस भी थे, वो भी कह रहे थे हाँ बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। जब आप किसी भी चीज को नकल बनाते हो, बताते हो, तो बेइज्जती किसकी होती है? बनाने वाले की होती है। किसकी बेइज्जती कर रहे थे? अंबेडकर की। अंबेडकर को आप हल्के में ले रहे थे। अंबेडकर को के द्वारा बनाए गए संविधान को अब हम समझ पाते हैं।
कि इसको अमेरिका के, कनाडा के, यूके के चश्मे से देखना ठीक नहीं है। अंबेडकर एक बहुत शानदार डिजाइन कर रहे थे। अंबेडकर ने कहा भी कि हम भारत के संविधान को, विदेशी चीजें हम इसमें ले रहे हैं, लेकिन इसको भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप क्या कर रहे हैं, ढाल रहे हैं। तो हमने अमेरिका से ये ले लिया। हमने कहा दक्षिण अमेरिका के भी किसी देश से कुछ लिया, कोई देने लायक था हमें कुछ? पेरू, चिली, ये सब थे? कुछ नहीं थे। ये सब बेचारे खुद ही गरीब थे। बौद्धिक दृष्टि से अमीर होने पर ही तो आप कुछ कोई कंट्रीब्यूशन क्या दे सकते हैं। फिर अमेरिका के बाद आप यूरोप पर आ जाइए। यूरोप में हम लोगों ने, हम फ्रांसीसी क्रांति के एकदम, हमारे कुछ लोग दीवाने थे एकदम। 1789 की जो बात थी वो कलकत्ता की गलियों में सुनाई पड़ी थी। और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को आप पढ़ेंगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की कई बातें आपको इंडिया के नेशनल मूवमेंट में रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, फ्रांस से हमने कहा कि बस बस भाई, तुमने जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का जो नारा दिया, इसको हम लोग अपने प्रियम्बल में सीधे सीधे क्या है, कट करके पेस्ट मार देते हैं। ठीक है, कट पेस्ट हो गया, लोगों को गलतफहमी शुरू हो गई। फ्रांस से ही हमारा मन कहां भरना था। हमने फिर यूके को लिया और यूके से हमने ले लिया संसदीय प्रणाली। वैसे भी हम लोग को 100 साल से संसदीय प्रणाली दे रहे थे, लेकिन अच्छे से निर्यात नहीं कर पा रहे थे। तो हमने क्या है, संविधान सभा का एक सलाहकार बनाया। किसको? बीएन राव को। और उस जमाने में आदमी पानी के जहाज पर बैठकर गया, कई देशों को घूमा, दस्तावेज बनाए और लाकर रखा कि लो सारा फोटो स्टेट, सारे कोचिंग का बीपीएससी का नोट से फोटो स्टेट लाकर रख दिया हो। अब इसमें से जो जो अच्छी चीजें हैं ले लो। और बीपीएससी का एग्जाम है 3 महीना बाद। वो आदमी क्या होगा, जो स्टूडेंट क्या होगा, वो तो उसको ढूंढते ही रह जाएगा। मेरे स्टूडेंट अभी यहाँ पर एसटीएम है, उनका मेंस चल रहा था। तो जब किसी का अपना नोट्स नहीं होता है तो कभी ये किताब उठाता है, कभी ये किताब उठाता है, कभी ये किताब उठाता है, कॉन्फिडेंस आता नहीं है। तो शाम को स्टूडेंट ने फोन किया कि सर मेरी हालत बहुत खराब हो गई है, और मुखर्जी नगर में रहने वाले स्टूडेंट की हालत खराब है। तो पहले की बात है, तो थोड़ा टीचर से कनेक्शन होता था, तो हम लोगों का बगल में रहता, देखते क्या हालत खराब है। तो जब रूम में गए तो देखा कि एक चादर पर सफेद, एक बेड पर सफेद चादर बिछाई हुई है, उसके नीचे किताबें हैं। तो समझ में आ गया कि स्ट्रेस है। जब आप ज्यादा चीजों को लेते हैं कई जगह से, तो उसको क्या है, समन्वित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात आप नहीं देखेंगे। बहुत क्लैरिटी थी अंबेडकर में कि कहां कौन सी बात क्या है करनी है। पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया हमने। क्या ब्रिटेन वालों के पास लिखित संविधान का कोई इतिहास था? नहीं, हम लिख रहे थे संविधान। ठीक है, और हमारी तमाम डिमांड के बाद भी अंग्रेजों ने कभी भी हमें राइट्स, फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए। 1895 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल आया, जिसमें हमने पहली बार डिमांड की कि हमें अधिकार दो। ठीक है, 1925 में एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल क्या है उन्होंने पेश किया, उसमें अधिकारों की बात की। 1928 में मोतीलाल नेहरू कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें हमने 19 अधिकारों की बात की। 1931 में कराची रेजोल्यूशन हुआ, कराची रेजोल्यूशन में फिर हमने फंडामेंटल राइट्स की बात की। लेकिन 1935 में अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या किया? धोखा। इसको क्या कहते हैं? धोखा। इतने दिन से यार मांग रहे हैं, घर पर आप हर दिन कह रहे हो कि मुझे एक छोटा मोबाइल चाहिए, सैमसंग वाला 1200 रुपए वाला, और घर वाले कह रहे नहीं, नहीं मिलेगा, तो आपका दिल बैठ जाएगा। वही बात यहां पर हो रही थी। हमने इंग्लिश ट्रेडिशन से बिल्कुल डिफरेंट जाते हुए हमने डिसाइड किया कि वी विल इंक्लूड बिल ऑफ द राइट्स, और हमने दुनिया में मूल अधिकारों का सबसे बड़ा दस्तावेज अपने संविधान में क्या किया? शामिल किया। इसलिए जो लोग कहते हैं नकल है, उनको इस बात को भी सोचना चाहिए कि नकल वो जो कह रहे हैं, उसमें जो अकल लगाई गई, जो उसमें मौलिकता ली गई, वो कितनी इंपॉर्टेंट थी। क्यों? अमेरिका में ट्रेडिशन थी ये। अमेरिका में 1791 में फंडामेंटल राइट्स को लेकर 10 संशोधन हुए संविधान में। तो इस ट्रेडिशन को हमने संसदीय प्रणाली ले लिया। स्पीकर की पूरी जो पोस्ट है, उस पोस्ट की महिमा हमने ले ली यूके से। फिर इसके साथ ही बच्चों, हमने यूरोप के और देशों से, जैसे जर्मनी से क्या लिया हमने? आपात प्रावधान। आयरलैंड कहां का? यूरोप का ही है। आयरलैंड से भी हमने नीति निर्देशक तत्व ले लिया, डीपीएसपी ले लिया। यूरोप को भी हमने क्या है, निचोड़ दिया। फिर जो थोड़ा बहुत अफ्रीका महाद्वीप गए, वहां से दक्षिण अफ्रीका को लिया और वहां से भी ले लिया। उसे ओशिनिया बचा हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच गए हम लोग, ऑस्ट्रेलिया से भी ले लिया। कोई महाद्वीप बचा? नहीं बचा। हर महाद्वीप हमने क्या है, और हर महाद्वीप लिया। तो आप कह रहे हो कि विदेशी है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये सर्वदेशीय है, सभी देशों की चीजें लेने। विदेशी तो एक दो देश की होती है, ये तो सब जगह की है। इसलिए भारत के संविधान को विदेशी कहना कहां तक ठीक है? भारत का संविधान न तो विदेशी कहा जा सकता है, न ही देशी कहा जा सकता है। देशी कैसे है? हमारी लोकसभा, राज्यसभा में सभा शब्द आया है। सभा और समितियां कहां पर होती थी? वैदिक। ऋग्वेद में कहा गया कि कम टुगेदर, मीट टुगेदर, थॉट टुगेदर, डिसाइड टुगेदर, समगच्छध्वम, समबद्धम, समूह मनासी जानताम। लोकतंत्र का सार तत्व क्या है? हमारे विचार एक हो, हमारा मन एक हो, हमारा निर्णय एक हो। लोकतंत्र सामूहिक निर्णय निर्धारण की पद्धति है, और इस पद्धति के पीछे मूल विचार है कि आओ साथ मिलकर चाय पीते हैं, बात करते हैं, विचार एक करते हैं, और निर्णय क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। इसलिए अमर्त्य सेन ने कहा कि ऋग्वेद को पढ़ लो और देख लो कि डिबेट, डिस्कशन के द्वारा डिसीजन लेना वहां पर है कि नहीं है। इफ वी से डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन 3D, डिबेट, डिस्कशन एंड डिसीजन, तो डिबेट, डिस्कशन और डिसीजन ऋग्वेद में है। समगच्छध्वम, आओ साथ चलते हैं। समबद्धम, आओ साथ बोलते हैं। समूह मनासी जानताम, आओ साथ मिलकर बैठते हैं, मन एक करते हैं, निर्णय क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे। दो भाइयों का साथ नहीं चलता, दो दोस्तों का साथ नहीं चलता, पार्टनरशिप टूट जाती है जब विचार एक नहीं होते। विचार का एक होना बहुत जरूरी है। विचार का एक हुए बिना मन एक नहीं होते, और जब मन एक नहीं होते तो निर्णय भी एक नहीं होते। इसलिए घर कैसे चलते हैं? घर में जब कई बार आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग डिसीजन करें, घर नहीं चलता। मैंने जो बात पूछा था, अब उस बात को जोड़ लीजिए कि मम्मी पापा डिसीजन करें, अगर दोनों में किसी बात को लेकर डिफरेंस हो गया तो तीसरा विश्व युद्ध होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर विल बी स्टार्टेड। एक डिसीजन अंत में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो ये डिसीजन मेकिंग जो है, तो हमारे यहां सभाएं थी, और बिहार तो गणतंत्र का, गणराज्य का इतिहास बताता है।
16 महाजनपदों के समय गणतंत्र और गणराज्य की भी बात हम करते हैं वैशाली। तो इसलिए यहां पर क्या है कि ये जो सभा है और समितियां थी, आज हमारे यहां पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, वी हैव डिफरेंट सेवरल पार्लियामेंट्री कमिटीज, पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी, फाइनेंस कमेटी, कितनी कमेटियां हैं। समितियों का इतिहास भी बहुत पुराना है। और पंचायत हमने कहां से किस देश में लिया? विनोद देख रहा है, विनोद को हम कहां से लेकर आएंगे? इंडिया से। पंचायत हजारों साल पुरानी थी, चोल शासन में पंचायत मौजूद थी, पंचायतें सारा निर्णय करती थी। इतिहासकार आल्टेकर ने कहा है कि प्राचीन भारत के गांवों में पंचायतें क्या थी? मौजूद थी। वो पंचायत हमने क्या कहते हैं 13वें संविधान संशोधन में जोड़ा। तो भाई देसी संगीत भी है, सुन लो, सुनना पड़ेगा। और इस झगड़े से ऊपर उठो। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो देसी विदेशी सबको शामिल करते हुए क्या है? सर्वदेशी है। लिखना इसको, लिख लीजिए। ये नई चीज है, किताबें लाचार है, बेकार है। और बुलडोजर वाली किताब में या फॉर्चूनर वाली किताब में नहीं मिलेगा। ये छोड़ना है। अभी कितने बजे तक क्लास थी? मुझे इसको लिख लीजिए। तो सर्वदेशी संविधान की आत्मा में दुख रहेगा हमेशा। लिखिए इसको। भारत के संविधान पर अमेरिका के संविधान से संघात्मक प्रणाली और राष्ट्रपति का पद कनाडा के संविधान से संसदीय संघात्मक प्रणाली के कुछ तत्व, फ्रांस के संविधान से समानता, स्वतंत्रता और न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, बंधुत्व के तत्व, यूनाइटेड किंगडम से संसदीय प्रणाली और स्पीकर के पद। हाँ, स्पीकर को लोकसभा अध्यक्ष इसलिए नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष को भी स्पीकर कहते हैं। ठीक है, स्पीकर के पद। जर्मनी से आपात प्रावधान, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, सोवियत संघ से मूल कर्तव्य, दक्षिण अफ्रीका से क्या है? दक्षिण अफ्रीका से संशोधन, और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अनुच्छेद 21 में है ना, जो जापान है, एशिया बचा हुआ था, एशिया को भी यहां पर अनुच्छेद 21 में शब्द आया है। कौन सा शब्द आया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये 21 से कह लिया गया, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और यूके से विधि का शासन लेने के कारण इसे विदेशी संविधान कहा गया। इसमें मैंने एक जिक्र नहीं किया है, लेकिन बता देता हूं, न्यायिक समीक्षा का स्रोत भी क्या है फिर से। ठीक है, ये आगे न्यायिक समीक्षा में तो बताऊंगा ही, लेकिन यहां पर अब ये विदेशी वाला हो गया। अब पैरा छोड़कर देशी वाला लिखिए। दूसरी तरफ वैदिक काल से मौजूद सभा और समितियों से वैदिक काल से मौजूद सभा और समितियों से तथा प्राचीन भारत में मौजूद पंचायतों से क्रमशः लोकसभा और राज्यसभा, संसदीय समितियां तथा पंचायती राज की प्रेरणा प्राप्त की गई। इसलिए भारत के संविधान में भारत के स्वदेशी तत्व भी मौजूद हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है
निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सभी देशों के संविधानों में मौजूद सार्वभौमिक सिद्धांतों को ग्रहण करने के कारण, सार्वभौमिक सिद्धांतों को ग्रहण करने के कारण भारत के संविधान को माधव खोसला का घोसला एक मूवी आई थी ना, उसमें खोसला है, खोसला KHOSLA, खोसला। माधव खोसला की किताब भी आती है भारत के संविधान पर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से बड़ी फेमस किताब है। तो माधव खोसला, संविधान को माधव खोसला ने सर्वदेशीय संविधान कहा है। ठीक है। अब ये सब कहना आज के जमाने में कि लोकल है और फॉरेनर है, इन सब की वजह क्या है? ग्लोबल है। ग्लोबलाइजेशन की क्या है बात? आज इतना ही रखना है, ठीक है। बहुमत की जो इच्छा होगी लोकतंत्र में वही चलता है। 4 बजे तक है, आज इतना ही रखते हैं, कल इस पर और बात करेंगे, ठीक है। बच्चों पर ज्यादा बौद्धिक अत्याचार एक आकर ही करना ठीक नहीं, आगे किया जाएगा लेकिन अभी नहीं।